Grammar series class 1 is dedicated to the most important topic when it comes to spoken English. जब आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे बड़ी गलती कुछ लोग करते हैं, वो टाइम नहीं बदलते हैं बात करते वक्त। आइए समझते हैं कि टेंस की जरूरत आपको क्यों होती है। वी नीड टेंसेस टू शो चेंज ऑफ टाइम और चेंज इन स्टेट ऑफ बीइंग। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अब से आधे घंटे बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा कि तुम क्या कर रही थी 3:30 बजे, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉज टीचिंग। अभी आप मुझसे पूछोगे कि उदिशा क्या कर रही हो, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम टीचिंग। तो ये वॉज और एम जो हो रहा है ना, यही होता है चेंज ऑफ टाइम। टेंस आपको जो समझाना चाहता है दैट इज बेसिकली चेंज ऑफ टाइम और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी की स्थिति में बदलाव है। जैसे अभी अगर मुझसे कोई पूछेगा बिजी हो क्या, तो मैं बोलूंगी आई एम बिजी। लेकिन जब मैं ये क्लास खत्म कर लूंगी तो मैं फ्री हो जाऊंगी, तो मैं क्या बोलूंगी? आई वॉज बिजी। समझिए। अच्छा, अगर मुझे पता है कि मेरी 5 बजे भी एक क्लास है, तो मैं बोलूंगी आई विल बी बिजी, यानी भविष्य में मैं बिजी रहूंगी। तो ये जो चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग है, ये सारी चीजें आप टेंस की मदद से बताते हो। और टेंस किसकी मदद से काम करता है दोस्तों? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो बेटा, अगर मुझे ये कहना है कि मैं रोजाना एक सेब खाती हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। ठीक है, मैं रोज खाती हूँ तो मैंने ईट वर्ड लगाया है। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि मैंने कल सेब खाया था, आई एट एन एप्पल येस्टरडे। आई एट कर दिया ना, ईट की जगह एट लगा दिया। क्यों? टाइम का चेंज दिखाना था। तो टाइम का चेंज जो है वो आप वर्ब्स की मदद से दिखाते हैं। वर्ब मैंने आपको बताया भी हुआ है कि वर्ब एक्शन भी दिखाते हैं और टाइम भी दिखाते हैं। जैसे इज, एम, आर, ये भी वर्ब है, लेकिन ईट, ड्रिंक, प्ले, टीच, ये सब भी एक्शन वर्ब्स हैं। तो एक्शन वर्ब भी अपना फॉर्म बदलते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी अपना फॉर्म बदलते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सबसे बेसिक चीज बताऊं तो इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट के दोस्त होते हैं, और वॉज, वर, डिड जो हैं ये पास्ट के दोस्त होते हैं। हैड भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये पास्ट के दोस्त होते हैं। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल और शैल जो है ये फ्यूचर के दोस्त होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप डज भी लिख सकते हैं और हैज, हैव भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि भाई अगर कहीं पर वॉज, वर, हैड लग रहा है तो वो पास्ट की बात हो रही है। हैज, हैव, इज, एम, आर लग रहा है तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन अब जो मैं बोलने वाली हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सभी। जब भी आप बात करते, आप कोई भी एक सिंगल सेंटेंस उठाओ। जैसे मैं बोलना चाहूंगी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये सेम सेंटेंस है। अब इसको आप 12 तरीके से बदल सकते हो। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। ये हूँ, है, हूँ प्रेजेंट के सारे वेरिएशन हो गए। ठीक है, ऐसे ही मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी 40 साल में, यानी मैं दिमागी रूप से ऑलरेडी बुढ़ी हूँ, लेकिन चलो अगर मुझे ये कहना है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, जब कभी समय आया मैं बोलूँगी इंग्लिश पढ़ाती थी। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी थी, मैं 1990 से इंग्लिश पढ़ाती आ रही थी। देख रहे हैं आप यहाँ पर वेरिएशन? एक ही सेंटेंस को आप 8 तरीके से बोल चुके हो, अभी 4 और मिलेंगी आपको। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। बचपन में जब मैं छोटी थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे टीचर बनना ही नहीं था। मुझे डर लगता था पढ़ाई लिखाई से, मुझे ज्यादा पढ़ने का मन नहीं था, मुझे घर घर खेलने में मन लगता था। अब नहीं लगा है। तो यहाँ पर अगर मुझे कहना है कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी भविष्य में, ठीक है, तो मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। अच्छा, मैं मान लो अभी से कि यार हाँ 6 महीने बाद भी मैं इंग्लिश ही पढ़ा रही होंगी, मैं इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। ठीक है यार, मुझे लगता है कि 10 साल बाद मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी रहूंगी, मतलब उसके बाद मैं कुछ और कर रही होंगी या शायद छोड़ चुकी होंगी। मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी रहूंगी। ठीक है, मैं, तुम मुझसे अगर 2026 में मिलोगे तो मैं पिछले 12 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर वेरिएशन कैसे वेरिएशन दिख रहा है आपको? हूं, है, रही हूं, रहे थे, चुकी हूं, चुके थे, चुकी होंगी, गागी गे, हूं, है, ही, ताती ते, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आप जब बोलते हो वो सेंटेंस को उठाना, और आज मैं आपको जो चार्ट दिखाने वाली हूं, बस आप अगले 1 घंटे
कोई भी एक सेंटेंस उठाओ और इन चार्ट्स में रख के प्रैक्टिस कर लो। टेंस का कल्याण और आपका कल्याण निर्धारित है ऊपर से, ठीक है। नाउ देखिए, हमने यहाँ पर एक चार्ट आपके लिए बड़ा सिंपल सा बनाया है। सबसे पहले आपको सारे नेम्स पता चल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब तुम नाम पढ़ते हो ना तो उसी के साथ उसका अर्थ भी समझो। सिंपल प्रेजेंट बात करता है आदतों की, वो चीज जो रेगुलरली होती है। और प्रेजेंट में प्रेजेंट की बातें आप कैसे करते हैं, जब भी आप हैं, हूं, हैं लगाकर बात करते हो तो समझ जाते हो ना, प्रेजेंट अभी फिलहाल की बात हो रही है। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। फॉर्मूला क्या लग रहा है, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़कर ऑब्जेक्ट। ध्यान देना कि तुम्हारा वर्ब अपना रूप बदलता है टेंस के हिसाब से। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट इज एम आर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाओ, आई है तो एम लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ, वर्ब का आईएनजी लगा दो और ऑब्जेक्ट लिख दो। वह स्कूल जा चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं हमेशा परफेक्ट से दिखता है। तो यहाँ पर ही हैज गॉन टू, आपको याद रखना है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है परफेक्ट में हैज हैव के बाद, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस V3। अब जो मैंने एग्जाम्पल लिया है उसी को मैंने 4 तरीके से रख के यहाँ आपको दिखा दिया है। आप इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे आप कह दो कि वह खाना खाता है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा चुका है, वह सुबह से खाना खा रहा है। अब ये सारी चीजों को आप बस देखो नोटबुक में, या ये चार्ट को पॉज कर दो और अपने हिसाब से बिल्कुल मैच करके ट्रांसलेट करो। 1 बार 2 बार 3 बार आप देख के ट्रांसलेट करोगे, बट उसके बाद आप इतने स्मार्ट हो कि ये आपको याद हो जाएगा। बेसिक फंडा याद रखो, प्रेजेंट का मतलब होता है अभी फिलहाल, तो इसमें हम हैं, हूं, ये सब यूज करते हैं। इसी तरीके से ये याद रखो कि सिंपल प्रेजेंट में हम ता है, ती है का यूज करते हैं कि जाता है, खाता है, एटसेट्रा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम रहा है, रही है का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम चुका है, चुकी है का यूज करते हैं। ये सब कोई तरीका नहीं होता है याद करने का, इट्स जस्ट दैट ये आसान बना देते हैं आपके लिए चीजों को। वॉट एवर फ्लोट्स योर बोट, आपको जो भी चीज मदद करती है लर्निंग में उसका आप तुरंत फायदा उठाइए, डोंट जज इट, ओके। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और पास्ट टेंस का भी प्यारा सा चार्ट आपके सामने है। आप बिल्कुल पॉज करके, मैं हट जाती हूँ ताकि आपको पॉज करने का टाइम मिल जाए। यहाँ पर भी हमने सेम टैक्टिक अपनाया है दोस्तों, सिंपल, और हाँ कैटेगरी सारी सेम रहेगी बेटा। तुमने देखा सिंपल प्रेजेंट, अब तुम देख रहे हो सिंपल पास्ट। तुमने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नाउ देयर इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्लियर वी हैड प्रेजेंट परफेक्ट, now we have past perfect, and we had present perfect continuous, and now we have past perfect continuous। यहाँ पर हमने स्कूल लिया, वह स्कूल गया, स्कूल लिया। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, वह स्कूल गया था। अब ये गूगल ट्रांसलेट में जाओगे ना तो वो सिंपल पास्ट को गया पे रोक देता है और पास्ट परफेक्ट में था लगा के देता है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं ना उसने खाना खा लिया, तो पता है ना कि वो खा लिया, खत्म है, डन है। उसने खाना खाया यानी एक्शन डन है, तो बस वही चीज हो रही है। वह स्कूल गया, तुमने जाके पूछा आंटी आंटी राहुल कहाँ है, वो स्कूल गया। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में कैसे बोल रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही वेंट टू स्कूल। तुम अपना दूसरा सेंटेंस पिक कर लो, उसने गाना गाया, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करो इसी चार्ट के हिसाब से। अच्छा, वह स्कूल जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो देखो हर जगह तुम्हें था दिखेगा, इससे पहचान हो गई पास्ट टेंस की। स्कूल जा चुका था, चुका चुकी जहां भी लग रहा है भैया परफेक्ट नाम होता है उस चीज का, इसमें आप हैड प्लस V3 यूज करते हैं। तो कैसे कहेंगे, ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, वह गाना गा चुका था, तो इसमें आप ही हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में वी हैव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह सुबह से स्कूल जा रहा था, मतलब वो बहाने, कभी कभी होता नहीं है कि सुबह से कोई कह रहा है मैं जाऊंगा पर जा नहीं रहा, वो तो भैया सुबह से स्कूल जा रहा था, अभी तक नहीं गया है। तो यहाँ पर हम कैसे बोल रहे हैं, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, सुबह से जा रहा था, जा नहीं पाया है, तो आप कैसे बोल रहे हो, ही हैड बीन प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है।
अच्छा, इस केस में हम टाइम दिखाने के लिए ना सिंस या फॉर का यूज करते हैं। देखो, सिंस का यूज आप कब करोगे, जब आपके पास एग्जैक्ट टाइम है, मॉर्निंग, इवनिंग एटसेट्रा, ठीक है, 2 AM व्हाटएवर। नाउ अगर आपके पास फॉर है तो यहां पर आप क्या यूज कर, इसको कब यूज करते हो आप, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसको यूज करते हो, अवधि के लिए, जिसको हम कहते हैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था वो, तो ऐसे करके सो फॉर लगाओ, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 सेकेंड एटसेट्रा, ये सब ड्यूरेशन है। लास्टली एवरीवन, आपके लिए अनदर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सॉर्टेड चार्ट। ये आप फिर से वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक बार पॉज कर लेना, यहाँ पर मैंने ये टाइम आपको दिया है, फिर मैं स्क्रीन पे गोचा गाची कर देती हूँ ना, तो वहां पॉज नहीं हो पाता। अब देखिए, यहाँ पर भी नेम्स बिल्कुल सेम कैटेगरी में, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम बिल्कुल सेम है ना, बस वहां पे वहां पे प्रेजेंट लग गया, फिर पास्ट लग गया, फिर फ्यूचर लग गया। दैट्स अबाउट इट। अब क्या करना है बेटा, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, तो आप दूसरा लगा लो। खाना खाएगा, खा रहा होगा, खा चुका होगा, सुबह से खाता जा रहा होगा एटसेट्रा। अब देखो, वह स्कूल जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, लाइक द इजीएस्ट टेंसेस टू लर्न आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, नॉट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक्चुअली वहां बच्चा कंफ्यूज होता है, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, ये सब बहुत आसान होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ही विल गो टू स्कूल, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। अच्छा, आगे देखो, वो स्कूल जा रहा होगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में एक्चुअली दो नई चीजें आ जाती हैं, विल के बाद बी लगता है और वर्ब का आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस तुमने अगर नाम पढ़ा किसी टेंस का, तो वहां तुम्हें वर्ब का आईएनजी फॉर्म तुरंत लगा देना है। तो उसमें ये मत सोचना कि कौन सा लगेगा क्या। कंटिन्यूएशन का मतलब क्या होता है, निरंतरता, हो रहा है, वो प्रोसेस में है काम ना, तो वहां पे आईएनजी लगाया जाता है। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। अरे तुम अब मत जाओ उसके घर, वो स्कूल जा चुका होगा। तो कैसे बोलते हैं, ये चुका चुकी मैंने क्या बताया, परफेक्ट होता है। परफेक्ट में पास्ट का परफेक्ट है तो हैड लगता है, प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज और हैव दोनों लग सकता है। सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। पर फ्यूचर का परफेक्ट है तो उसमें विल के बाद सिर्फ हैव और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो सब्जेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और ऐसा ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो सुबह से स्कूल जा रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से गाना गा रहा होगा, ही विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। तो कुछ चीजें जो आप उम्मीद करते हो कि ऐसा हो रहा होगा, भविष्य में प्लान करते हो कि हो रहा होगा, अज्यूम करते हो, वहां पर हम अपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज कर लेते हैं। अब बताइए कि क्या टेंसेस वाकई इतने खतरनाक होते हैं जितना हमने बना रखा है। लिटरली 3 चार्ट और जिंदगी सुधर गई। लेकिन हाँ, अभी इजी लग रहा है, अब प्रैक्टिस नहीं करोगे, हर दिन 5 मिनट एक सेंटेंस उठा लो और 12 तरीके से लिख के देख लो, तुम्हें फॉर्मूला रट जाएगा, तुम्हें उसका फंडा समझ में आ जाएगा और तुम बोलने भी लग जाओगे। तो ये तुम्हारी ग्रामर सीरीज का पहला टेंस, सिंपल, साधारण और बहुत आसानी से समझ आ जाने वाली ट्रिक्स की मदद से हम आपको ऐसे ही इस सीरीज में 7 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, which was dedicated to the topic of tenses. But today we're going to learn another very important topic. Those are verbs. Now, when I say another very important topic, तो ideally मुझे parts of speech पे बात करनी चाहिए थी। Noun pronoun भी important होता है, prepositions भी important होते हैं, but somehow and somehow नहीं है। आप ना आज वर्ब पढ़ो। पूछो वर्ब क्यों पढ़ेंगे मैम? क्योंकि देखो, आपको सेंटेंस बनाना है या आपको कोई भी अपना आप क्या कर रहे हो इस सवाल का जवाब देना है। आप टेंस भी जब पढ़ रहे थे तो आपने देखा बार बार वर्ब का खेल पढ़ रहा था, इसलिए ना वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो तुम्हारे वर्ड्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, सब वर्ब्स हैं, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लो, क्या है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको समझ लो। बाकी बस 1-2 दिन 3 दिन चार्ट दूंगी, उसको आपको रिवाइज करना है। आप चार्ट्स को देखते रहिए एंड देन यू आर गोइंग टू बी प्रीटी सॉर्टेड विद इट। बस ये चाहते हैं हम कि आप थोड़ा सा रेगुलर होकर के 5-10 मिनट हर टॉपिक को देते रहो। मतलब जैसे एक दिन टेंस को रिवाइज कर लिया तो एक दिन वर्ब को कर लो, फिर अगले दिन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लो, फिर एक्टिव पैसिव देख लो। इस तरीके से करके प्लान करना, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों आपके टॉपिक वर्ब की। पहली चीज यहाँ पर सब लोग ध्यान से समझेंगे कि वर्ब के अंदर जो 3 चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्शन वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड देन वी टॉक अबाउट मोडल ऑक्सिलरी। अब ये तीनों क्या हैं, आप ये मानिए कि ये तीनों वर्ब के टाइप्स हैं।
एक्शन वर्ब जो होता है ये आपको कोई भी काम या क्रिया दिखाते हैं, ठीक है। व्हाई इज दिस मेकिंग दिस वियर्ड नॉइज? सॉरी गाइस, ये ना जब मार्कर में आगे लगा रहता है तो दिक्कत होती है। ऑल्दो मेरे पास तो इसकी डिजिटल बोर्ड की भी पेन है, बट आई डोंट यूज दैट बिकॉज आई एम अ लिटिल लेजी। मतलब उसको वहां से यहाँ ले आने में मुझे दिक्कत हो रही है, सोचो, वाह कलयुग। एनीवे, सो ये हो गया क्रिया या कोई भी काम, जैसे कि खाना पीना, दौड़ना भागना, बोलना सोचना, लड़ना रोना गाना, सब कुछ वर्ब है। सारे एक्शंस वर्ब में आते हैं। और कौन सी वर्ब में आते हैं? एक्शन वर्ब में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरी कैटेगरी की, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब बेसिकली एक मेन टाइप होता है, उसके दो सब कैटेगरीज होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडल ऑक्सिलरी। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो आपको टाइम ऑफ एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, यानी किसी चीज की दशा या स्थिति दिखाएगा, और या फिर आपको किसी चीज का टाइम दिखाएगा। जैसे कि शी इज बिजी, प्रेजेंट में क्या स्थिति है उनकी, इज से पता चल रहा है। शी वॉज एंग्री, कैसे पता चल रहा है? वॉज से पता चल रहा है कि पास्ट में क्या चीज था उनका, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बीइंग कैसा था। ये जो यहां पर देख रहे हो उसका नाम दूसरा होता है, बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती, तो आप ऑक्सिलरी के अंदर मान के अभी पढ़ लो। जब आप एक दिन ग्रामेरियन बनना चाहोगे, आप एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड ग्रामर सीखना चाहोगे, मुझे बताओगे तो मैं आपको इसका नाम भी बता दूंगी। नाउ मूविंग ऑन, मोडल ऑक्सिलरी क्या होता है बेटा? ये भाव बताते हैं, ठीक है। भाव, कोई भी इमोशन हो जाए। इन्होंने तुमको, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी ने टाइम बताया या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताया, सॉब। एंड भाव का मतलब मूड, क्या मंशा है, क्या मूड है। जैसे मैंने कहा कि आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूं, तो यहां पर मेरा क्या भाव है कि मेरे पास एक क्षमता है काम करने की, एक एबिलिटी है, तो उसे हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी कैन से दिखाया। अगर मैं यही कहती हूं कि आई शुड सिंग, मुझे गाना चाहिए, तो अब मैं क्षमता नहीं बता रही हूं, मैं आपको कह रही हूं कि यार ये जरूरी है कि मैं गाऊं, आई शुड सिंग, है ना। तो यहां पर ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो आपके एक्शंस का मूड बताते हैं, आपके सेंटेंस को एक मूड प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम मोडल ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। इन्हीं चीजों को अब मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगी। एक्शन वर्ब हो जाए या प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाए या मोडल हो जाए, वर्ब के बारे में एक बात याद रखना कि ये अपना रूप बदलती है। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आप घर पे रहते हो तो आप अलग तरीके से दिखते हो, आप मंदिर जाते हो तो आप अलग तरीके से जाते हो, आप किसी की शादी में जाते हो तो आप अलग रूप में जाते हो, आप ऑफिस जाते हो तो आप अलग रूप में जाते हो, आप खेल खेलने या जिम करने जाते हो तो आप अलग रूप में जाते हो। आप भी सिचुएशन के हिसाब से रूप बदलते हैं, तो आप वर्ब हैं इस वक्त, जो कि ऑस्कर वाइल्ड की एक कोटेशन भी है। मैं हमेशा कहती हूँ बी अ वर्ब, आई मीन ही सेड इट्स बेटर टू बी अ वर्ब देन टू बी अ नाउन। नाउन क्या होता है? कोई भी स्थान, व्यक्ति, जगह का नाम जो है नाउन है, ठीक है, वो पड़ी हुई है, वो अपनी जगह ही रहेगी, वो बदल नहीं रही है। लेकिन वर्ब क्या होता है? वर्ब इज मूविंग, चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। इसीलिए तो बड़ी डीप कोट है, इसको कभी पढ़ना तो समझना। अब आगे बात करेंगे कैसे ही ना वर्ब अपना रूप बदलती है। तो जैसे इज और वॉज जो तुम देख रहे हो, ये एक ही शब्द के दो रूप हैं। इनका ओरिजिनल वर्ड होता है बी, ठीक है। बी का हिंदी मतलब होता है होना। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मुझे खुश होना है। आई एम टू बी हैप्पी, मुझे खुश होना है। होना की बात करता है बी। लेकिन अगर इसी को बदल के, अच्छा मान लो आधे घंटे पहले मैंने कहा था मुझे खुश होना है, फिर मुझे याद आया कि खुश होने के लिए तो मुझे क्लास लेनी पड़ेगी, अपने स्टूडेंट से मिलना पड़ेगा, तो अब मैं क्लास ले रही हूं, यानी अब मैं खुश हूं। तो होना से क्या हो गया? हूं, आई एम हैप्पी हो जाएगा। अब तुम्हें अगर कहना है कि उदिशा खुश है तो कैसे बोलोगे? शी इज हैप्पी। अच्छा, अब क्लास जब खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? फिर मेरा खुशी खत्म हो जाएगी ना, तो मैं पास्ट में खुश थी तो शी वॉज हैप्पी। तो होना जो है जब अपने रूप बदलता है तो बनता है हूं, है, था, थी, एटसेट्रा, थे। तो इसी तरह से जो तुम्हारा एक्शन वर्ब होता है वो भी अपना रूप बदलता है। जैसे अगर मैं प्रेजेंट में पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ आई टीच, ठीक है, यानी मैं ये डेली रोजमर्रा हैबिट के तौर पर एक काम करती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। अच्छा, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग हो जाएगा, रूप बदल के टीच से टीचिंग बन गया।
ठीक है, मैंने पढ़ाया था, आई टॉट, ठीक है, इस तरीके से मैं पढ़ा चुकी हूँ, आई हैव प्लस टॉट हो जाएगा वहां पर। तो आपका जो एक्शन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब अपने रूप बदलते हैं समय के बदलाव को दिखाने के लिए। क्यों बदलते हैं रूप? ताकि वो ये दिखा पाए कि टाइम बदल गया है। अब कौन सा रूप कहाँ पर लगता है, इन चीजों को समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक कोई भी, चलो हमने गो वर्ड को उठा लिया, ठीक है, गो यानी कि जाना, ये भी तो एक एक्शन है, ये एक वर्ब हो गया। अब इसके कितने रूप आपको जानने हैं बेटा? वैसे किताबों में पढ़ोगे तो 3 बताएंगे, पर हम आपको 2 और बता दे रहे हैं अभी ही। सबसे पहले नाम पर ध्यान देना। लोग ज्यादातर करके V1, V2, V3, V4, 5 में बात करने लगे हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कहना है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, past participle form of the verb, present participle form of the verb and third person singular। ये आपके 5 फॉर्म ऑफ verbs हो जाते हैं। अब देखो, जब तुम्हें बेस फॉर्म कब यूज करते हो? प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो। जब तुम्हें कहना है मैं जाता हूं, मैं जाती हूं एटसेट्रा, तो तुम बोलोगे आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं हर दिन, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। नाउ सी, पास्ट की बात कर, मैं जाती थी या मैं गई थी, ठीक है, ऐसा अगर मुझे बोलना है। आई वेंट टू द मार्केट, मैंने यहाँ पर ये शी भी नहीं बोला है, मैं बाजार गई थी, आई वेंट टू द मार्केट। ये पास्ट टेंस में क्या बन गया? गो से वेंट बन गया। अच्छा, अगर मुझे ये कहना है कि मैं तो दिल्ली जा चुकी हूँ, या वह तो ऑलरेडी जा चुका है, अब तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो जा चुका है एटसेट्रा के लिए हम कहते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं ना, तो ज्यादातर इसके पहले हैज, हैव या हैड लगता है। यहाँ पर देखो, प्रेजेंट की बात हो रही है, ही हैज प्लस V3, ही हैज गॉन ऑलरेडी, वह ऑलरेडी जा चुका है, वह पहले से जा चुका है। नेक्स्ट देखो बेटा, जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूअस होती है, कल तुम टेंस में देख रहे थे, रहा है, रही है, जब तुम्हें इस तरीके से बात करना है तो उसमें हमेशा ING लगेगा। जैसे कि वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग, मतलब वे रास्ते में हैं या वो उस प्रोसेस में है। घर जाने के पहले ऑफिस में ताला वाला लगा रहे हैं तो प्रोसेस में, हम कहते हैं दे आर गोइंग होम। आगे देखिए, वह हर दिन टहलने के लिए जाती है। अब ये वाला जो रूल है ना, ये गोज वाला, ये तुम प्रेजेंट में लगाते हो ये वाला फॉर्म, और किसके साथ? जब तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे शी एक वचन है, ही एक वचन है, राम एक वचन है, श्याम एक वचन है। शी गोज फॉर अ वॉक डेली, वह प्रतिदिन सैर के लिए जाती है या टहलने जाती है। तो यहाँ पर आपने कहा शी गोज फॉर अ वॉक डेली। नाउ जो भी आपने वर्ब फॉर्म्स देखे हैं, ये एक ही वर्ड से ओरिजिनेट हुए ना, गो से। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। इसी तरह से आपके सारे फॉर्म्स अपना रूप बदलते हैं। अब ये तो हजारों वर्ब्स हैं, तो वो सबको कैसे सीखोगे? हर दिन 4-5 नए आपको गूगल पे हजारों मिल जाएंगी, मेरे किसी वीडियो में PDF अटैच मिल जाएगा, ढूंढ सकते हो आप। बट इसकी आदत डालो कि भाई अगर मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट फॉर्म लगाकर बात कर लूंगी, मैं थर्ड पर्सन के बारे में प्रेजेंट में बात कर रही हूँ तो मैं फिफ्थ फॉर्म लगा के बात करूंगी। तो इन चीजों की धीरे धीरे आदत बनाओ, छोटे छोटे अपने सेंटेंसेस बनाओ और यूज करो। आप एग्जाम्पल भी देखो। ऐसे ही एक और चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इस तरीके से और भी अपने वर्ब के चार्ट्स बना सकते हो। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया टेक वर्ब का। टेक का फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म टेकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म इज टेक्स। तो जैसे मैं रोजाना पिताजी से पैसे लेती हूँ, आई टेक मनी फ्रॉम माई फादर डेली, तो टेक लेना, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन का एग्जाम्पल है। अच्छा, लिया था पास्ट में यूज करो कि उसने मेरी नोटबुक ली थी, सो ही टुक माई नोटबुक। ओके, आगे वह मुझसे पहले ही पैसे ले चुकी है, शी हैज टेकन मनी फ्रॉम मी ऑलरेडी, वह मुझसे पैसे ले चुकी है, सो दैट। अच्छा, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, टेस्ट देना हिंदी में बोलते हैं तो कहते हैं आई एम गोइंग टू गिव अ टेस्ट। अंग्रेजी में गिव अ टेस्ट का मतलब होता है कि टीचर जब आपको पेपर दे रहा है, टेस्ट बता रहा है, अनाउंस कर रहा है, दैट इज गिविंग अ टेस्ट। आप जब टेस्ट लेते हो, यू टेक अ टेस्ट, सो डोंट से गिव अ टेस्ट, यू टेक अ टेस्ट। अच्छा, हम नोट्स लिख रहे हैं, मैम पढ़ा रही हैं, तो
वी आर टेकिंग नोट्स, वी आर राइटिंग नोट्स बोलते हैं बहुत सारे लोग, वी आर टेकिंग नोट्स। सिमिलरली, अच्छा वह 2 बजे के आसपास एक ब्रेक लेती है, शी टेक्स अ ब्रेक एट अराउंड 2 PM। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ रहे हैं कि टेक वर्ड को कितने फॉर्म्स में, कितने अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग मीनिंग्स के साथ हम यूज कर रहे हैं, किस जगह पर कौन सा फॉर्म लग रहा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम्स को पहचानो और अच्छे से यूज करो। कल जो टेंस का चार्ट दिया था उसमें भी मैच कराओ कि कौन सा फॉर्म कहां पर लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपनी सेकंड कैटेगरी को हम यहाँ पर, जो कि थी प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी का पूरा चार्ट आपके सामने है और आप इसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया कि बी का मतलब होता है होना। होना जब अपने रूप बदलता है तो क्या क्या बन जाता है? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बिन। ठीक है, ये बी के सारे फॉर्म्स हैं। ठीक, अब यही जो है कभी तुम्हें प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं, कभी पास्ट दिखाते हैं, कभी कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, कभी परफेक्ट दिखाते हैं। अब कहाँ कहाँ आप यूज करते हो? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज कर सकते हो, पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हो, प्रेजेंट सिंपल में यूज कर सकते हो, एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज गोइंग होम, वह घर जा रही है। द बुक वॉज रिटन बाय हिम, आई वॉज बिजी, शी इज बीइंग डिल्यूजनल, ही हैज बीन मिसबिहेविंग विद एवरीवन। तो इस तरीके से, अच्छा जो चार्ट है ना टेंस का, उसमें आप आसानी से जोड़ पाएंगे कि इनमें से कौन सा वर्ड कौन से टेंस में है। तो कल का चार्ट, आज का चार्ट अपने पेपर पे साइड बाय साइड बना लेना, फिर कंपैरिजन अच्छे से कर पाओगे आप। ऐसे ही बेटा हैव है आपके सामने, तो हैव के 2 और फॉर्म्स होते हैं, 2 और रूप होते हैं, हैज और हैड। यहाँ पर याद रखिएगा कि हैव, हैज, हैड जो है वो ज्यादातर परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। अब किसी को कहना है कि वह कुछ काम कर चुका है, चुका था, चुका होगा, तो आप तुरंत हैज, हैव, हैड में से कोई एक सूटेबल वर्ड वहां लगाओगे। इनके बाद आप जब वर्ब यूज करते हो तो कौन सा लगाते हो? अधिकतर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हो। मैं काम खत्म कर चुकी हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। वो तो जल्दी चली गई थी आज, या वो तुम्हारे जाने से पहले चली गई थी, शी हैड लेफ्ट अर्लियर देन यू, तुमसे पहले गई थी, तो हैड लेफ्ट लग रहा है। पास्ट के भी पास्ट में जो काम होता है वहां पास्ट परफेक्ट लगता है। ऐसे ही डू का आप देख सकते हैं कि 2 और रूप होते हैं, डज और डिड। कृपया डन यहाँ पर यूज ना करें, वो एडजेक्टिव हो सकता है, एक्शन वर्ब हो सकता है, बट एक्शन वर्ब भी नहीं हो सकता, एक्चुअली एडजेक्टिव भी हो सकता है। नाउ आप देखिए कि डज, डिड, इसके 2 और फॉर्म्स हैं। आप कई बार इसको इम्फेसाइज करने के लिए भी यूज करते हो, सवाल पूछने के लिए यूज करते हो, या नो नॉट वाले सेंटेंस, जैसे आई डू नॉट स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ। आई डू नॉट लाई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। आई डू नॉट अप्रिशिएट चीटर्स, मुझे चीटर्स नहीं पसंद है। तो ये जो आपके नेगेटिव सेंटेंसेस है, अच्छा इम्फेसाइज कैसे करते हैं? जैसे कभी किसी ने कहा कि मैम आप तो मेरे सवालों का जवाब ही नहीं देती। बेटा आई डू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अब मैंने क्या किया, मैं ये भी कह सकती थी कि आई ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चंस, या आई आंसर योर क्वेश्चंस, बट मैंने क्या बोला, आई डू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि मैं एम्फेसाइज करना चाह रही हूँ, इस पे दबाव डालना चाह रही हूँ कि भाई मैं तुम्हारे सवालों के जवाब तो देती हूँ। तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं और आप यहाँ पर यूज भी देख सकते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं और इनको कौन कौन से टेंसेस में यूज करते हैं, ये आप टेंस के चार्ट से मैच कराओ। इसीलिए देखो, एक दिन में बस 15 मिनट मैक्स पढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा सा बैलेंस कर लेना यार, थोड़ा थोड़ा रिविजन करते रहो। जब बाद में क्विज वगैरह करेंगे ना, तो वहां पर आप हमारे साथ इन सवालों को, अपने डाउट्स को भी रख सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे गाइज और देखेंगे हमारा जो लास्ट यहाँ पर चार्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये जो नीड और डेयर है, इनको हम बोलते हैं सूडो मॉडल्स। ये पूरी तरह मॉडल नहीं होते हैं, मतलब ये कभी कभी एक्शन वर्ब का भी काम कर जाते हैं, तो इसीलिए इनको सूडो मॉडल्स बोलते हैं। यानी आधा एक्शन वर्ब होते हैं, आधा मॉडल होते हैं, तो इसलिए सूडो यानी आधा, नकली सॉर्ट ऑफ। तो अब देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये होते हैं प्योर मॉडल्स तुम्हारे। ठीक है, इनका यूज कहाँ करना है हमने वो भी बता दिया। अब स्क्रीनशॉट इसलिए बोला था कि थोड़ा जूम कर लोगे तो अच्छे से दिखेगा। जैसे कैन की बात करो तो एबिलिटी के लिए, या इनफॉर्मल परमिशन के लिए, या एक पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। जैसे इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना भी समझ आ रही है और मौसम का पोटेंशियल भी समझ में आ रहा है। अच्छा, कैन आई टेक योर वाटर बॉटल, क्या मैं तुम्हारा वाटर बॉटल ले सकती हूँ? दोस्तों से लोग कैन करके बात कर लेते हैं।
अब कुड देखो तो पास्ट एबिलिटी, पोलाइट परमिशन और पॉसिबिलिटी की बात करता है। कुड क्या है भाई? कैन का पास्ट फॉर्म है। तो इसी तरीके से यहाँ जो पूरी लिस्ट है इसका जो फंक्शन और यूज है और इसके वाक्य किस प्रकार से बनेंगे ये हमने आपके लिए बना दिया है। आप इसको ध्यान से रिवाइज करके एक बार पढ़ करके देखें। और सबसे जरूरी होता है ought to, must और should को देखना। should जो है, लोग कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, you should leave, ठीक है। अच्छा तुम्हें जाना चाहिए, फिर बोला और you must leave। अच्छा तुम्हें जाना चाहिए, फिर से बोला you ought to leave। चाहिए हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में कभी should, कभी must, कभी ought to। समझने की बात यह है, अगर तुम किसी को एडवाइस दे रहे हो, यानी सलाह दे रहे हो कि यार तुम्हें जाना चाहिए उसके घर, उसको बुरा लगेगा तुम नहीं जाओगे, तो तुम सलाह दे रहे हो अपने दोस्त को, तो वहां should बोलो। अब अगर तुम ऐसे ही बात करते हो एक स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी की, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, कि भाई तुम्हें जाना चाहिए नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल ले जाएगी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेसेसिटी है ना, तो यू मस्ट गो और द पुलिस विल पुट यू इन जेल। ऐसे ही आप देखिए ought to की बात कर रहे हैं। ought to ज्यादातर बात करता है सामाजिक, सोशल ऑब्लिगेशंस की, मतलब यार यू ought टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कुछ जो घटिया लोग होते हैं वो अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं करते, कभी ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं, तो कभी मारते पीटते हैं। मैंने वीडियोस देख ली हैं तो मेरा इंसानियत से विश्वास उठ चुका है। तो इस प्रकार के जो निकृष्ट प्राणी हैं उनको लोग समझाते ही है ना यार कि अपने लिए नहीं तो समाज के लिए कर ले, लोग थूकेंगे तेरे पे, है ना। बैड लैंग्वेज, बट दिस इज व्हाट रियलिटी इज। अगर आप, मैं कहती हूँ कि आप राक्षस भी हैं तो आप पुराने जमाने नहीं, उस टाइम के जो असली राक्षस होते थे उनसे सीखिए, वो भी अपने माँ बाप का सम्मान करते थे। और अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो लिखित में ले लीजिए कि क्या ही, हम कौन है लिख के देने वाले पॉइंट। बट बी नाइस टू योर पेरेंट्स यार। आई मीन कुछ नहीं कर सकते हो तो जब उनसे लेके खा रहे हो ना, उस टाइम पे रिश्ता तोड़ दो, हट जाओ, उनसे लोभ ही मत, उनसे खत्म कर दो। हाथ उठाना, धक्के मारना, बुजुर्ग महिलाओं पे हाथ उठाना, शादी कर लेने के बाद दिमाग खराब हो जाना, ओ माय गॉड, पेनफुल टू वॉच। मतलब देखो सीधा फंडा होता है यार, आज तुम मुझसे 5 रुपए ले रहे हो, कल तुम मुझे 5 रुपए लौटाओगे, इसी भरोसे पे दुनिया चलती है। मैं नहीं कहती कि माँ बाप से लेन देन का कोई रिश्ता होता है, पहली चीज तो, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है मॉरली। उतना स्ट्रांग मॉरल्स तो अब लोगों के है ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं मैं तो पेरेंट्स ही टॉक्सिक थे, खराब थे। तो जब वो खराब है, टॉक्सिक है, भाग जाओ घर से। जब हैं तभी तुम भगो, तुम बाहर सरवाइव कर लो भाई, इतने वो बुरे हैं। आधे लोग तो डिल्यूजनल होकर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ के सच में जीवन में खुद ही राक्षस आ जाते हैं, वो सच में ही होते हैं वैसे। तो तब भी तुम उनसे हट जाओ, कोई रिग्रेट नहीं होने वाला तुम्हें, तुम हट जाओ भाई, अपना करके गुजारा कर लेना, उनके सर पे मत बैठो। तो एनीवे ये तो हो गई फालतू की बातें, थोड़ा सा जो कि शायद नहीं बनता मेरा बोलना, बट ये आपके मॉडल वर्ब्स जो है ना, ये इस तरीके की चीजें जब आप अगली बार किसी को समझाएंगे तब आप इनको यूज कर सकते हैं। बहरहाल आज के क्लास में इतना ही, काफी सारे चार्ट्स और नोट्स आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। मेक श्योर दैट यू डू योर रिविजन्स। वो जो मिले मुझे पहली बार, नहीं गाना गाने का मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन वो जो मिले मुझे पहली बार, हम कहते हैं कि मैं तुमसे मिली, एक ये तरीका हो गया, मैं तुमसे मिली, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस किसको दिया जा रहा है, या चलो यहां से ना तुमसे ही हटा दो, कुछ और लगा, तो यहां लगा दो उनसे मिली, मैं उनसे मिली। आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका डूअर है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसने एक्शन किया है मिलने का, तो ये आपका वर्ब है। और ये किससे मिली हैं? उनसे मिली हैं। तो मैं उनसे मिली यानी मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूं कि मैं उनसे मिली। लेकिन इसी चीज को जो हमारे सिंगर हैं, जिन्होंने फिर लिरिसिस्ट हुए, उन्होंने लिखा वो जो मिले मुझे पहली बार। मैं गाना गाना नहीं चाहती, बट आपको बस याद दिला रही हूं कि ये गाना है एक्चुअली। वो जो मिले, अब ये जो वो हटा दो, वो मिले मुझे, यहां पर क्या हो गया भैया, यहां पर क्या हो गया कि वो को प्रेफरेंस दे दिया गया। पहले हम कह रहे हैं कि मैं उनसे मिली, फिर मैं कह रही हूं कि वो मुझसे मिले, राइट। यहां पर जो प्रेफरेंस है वो शिफ्ट हो रहा है। इसी खेल को हम कहते हैं एक्टिव पैसिव। क्या कहते हैं? एक्टिव पैसिव। जैसे पिछला बोला पैसिव, ठीक है।
एक्टिव और पैसिव का कभी भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि एक्टिव के अंदर जो एक्शन कर रहे हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं कि मैं उनसे मिली, राम ने पत्र लिखा। अब इसी को अगर हम कह दूं कि एक्सक्यूज मी, इसी को अगर मैं कह दूं कि पत्र राम के द्वारा लिखा गया तो ये क्या हो गया भैया, यही पैसिव हो गया। जब डूअर की जगह इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट को दिया जाने लगता है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है एक्टिव वॉइस के साथ साथ पैसिव वॉइस भी। पैसिव वॉइस को यूज क्यों किया जाता है? इट्स कंसिडर्ड मोर पोलाइट, इट्स कंसिडर्ड मोर फॉर्मल, इट्स कंसिडर्ड अ लिटिल मोर सटल अगर आप कहना चाहते हैं। तो अब क्या होता है ना, जैसे उसने ग्लास तोड़ा, आप कई बार ऐसा आपको बताना पड़ता है कि भाई आपके सहकर्मी से ग्लास टूट गया, तो अब आप ऐसे नहीं कहते इसने गिलास तोड़ दिया, ग्लास इससे टूट गया। क्या हो रहा है भाई, सटल कर रहे हो आप डिग्री को यहाँ कम कर दे रहे हो, है ना। यही जो आपका तरीका होता है बात करने का, ये पैसिव वॉइस हो जाता है। तो एक्टिव और पैसिव में क्या समझ आ रहा है? एक्टिव में फॉर्मूला ऐसा दिखता है, ठीक है, जो एक्शन को कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, वो बिल्कुल अपनी जगह आ रहा है। जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, अपनी जगह आ रहा है, और एक्शन वर्ब की जगह आ रहा है। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। पैसिव अगर इसको बनाना है बेटा, तो देखो जो एक्शन कर रहा है वो वही रहेगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बट इनका स्थानांतरण हो जाएगा, यानी कि प्लेसमेंट बदल जाएगा, खाली रोल्स नहीं बदलेंगे, इनका प्लेसमेंट बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर आपको ऑब्जेक्ट दिखता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको सब्जेक्ट दिखता है, और वर्ब जो है वो ज्यादातर आपको थर्ड फॉर्म में दिखता है, और इसके पहले आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब ऐड हो जाता है। कुछ इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली हो जाएगी कि जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखते हो तो एक बात समझना, इसमें भी टेंस का प्रभाव होता है। हम कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं, तो देखो अगर हमने ये कहा कि लेट्स से राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, इसमें पहचानिए कौन है आपका डूअर, राम आपका डूअर है, आपका ऑब्जेक्ट कौन है, लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब यहां पर जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज फॉलो कर लेनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आओ, अ लेटर, ठीक है, राम यहां पर ले आओ। अब यहां पर तुम ध्यान दो कि तुम्हारे पास कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यू डोंट हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन पैसिव में हमने क्या कहा, जब पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आप यहां पर एक तो थर्ड फॉर्म लिख देंगे, राइट्स का आपने रिटन लिख दिया है, और ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, राइट, ये प्रेजेंट टेंस का है ना। अ लेटर इज रिटन, और बाय वर्ड जरूर आता है, बाय किसके द्वारा, पैसिव के वाक्य में द्वारा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हमने कहा राम एक पत्र लिखता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, इसी वजह से पैसिव के अंदर आपको बाय वर्ड का यूज अक्सर दिखेगा, ठीक है। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि डूअर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, वो जरा इसी चैनल पर पुराने वीडियोस जाकर के आराम से देख लें। अब हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया बेटा, जिसमें आपने देखा कि कैसे राइट्स को हमने बदलकर इज रिटन बनाया। अब ये एक सिंपल सा चार्ट देखो, जैसे हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो क्या आपको यहाँ पर SES दिख रहा है या फिर डू डज दिख रहा है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल इसी का तुमने देखा, राम राइट्स अ लेटर, वो कन्वर्ट होकर क्या बन गया, अ लेटर इज रिटन बाय राम, ठीक है। जब भी तुम कॉन्टिन्यूअस देखोगे तो जैसे हम कहते हैं राम इज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है, और ING लगा हुआ है, तो ये तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या यहां पर कह रहे हैं, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग बना करके लिख दो। राम इज राइटिंग अ लेटर की जगह हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन
वर्ब का देखो थर्ड फॉर्म ही यूज हो रहा है, बाय, बाय लग रहा है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लग रहा है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से राम हैज रिटन अ लेटर, राम एक पत्र लिख चुका है। अब जब भी तुम प्रेजेंट परफेक्ट देखोगे, हैज या हैव से बना हुआ कोई वाक्य देखोगे, तो यहां पर ये बदल कर किस में चला जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन। सिंगुलर है तो हैज बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। यहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेटर है, लेटर सिंगुलर है तो कैसे लिखिएगा, अ लेटर हैज बिन रिटन बाय राम। सॉर्टेड है ना। देखिए टेंस के हिसाब से पूरा चार्ट आपके सामने है, बस आपको क्या करना है, जैसे हमने एक ही सेंटेंस का एग्जांपल लिया है, राम राइट्स अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम हैज रिटन अ लेटर। पास्ट इंडेफिनिट की बात अगर कर लें यहाँ पर, तो सिंपल पास्ट जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे हमने कहा राम रोट अ लेटर, राम, अरे हाँ, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा, ठीक है। अब इसको जब आप बदलिएगा तो क्या देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन ये जब आप पैसिव में लिखोगे तो आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो वॉज या वर में से ऐड हो जाएगा और वर्ब का तीसरा रूप आ जाएगा। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, ये देख लिया आपने। तो कुछ कैटेगरीज ये हो गई। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम फंडा लगेगा, जैसे वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग था, यहाँ वॉज बीइंग और वर बीइंग हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते चलो, जैसे तुमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाया कि राम वॉज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें पहचानो सबसे पहले, ये सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब जब इसको पैसिव में बनाओगे तो क्या याद रखना है कि तुम्हारा सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे आ जाता है, तो यहां लिखोगे अ लेटर, तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सबसे बाद में चला जाता है, सब्जेक्ट के पहले बाय लगता है, ठीक है। अब अ लेटर, अब यहां पर तुमने पहले वॉज राइटिंग लिखा हुआ है ना, बस वो वॉज बीइंग प्लस V3 कर दो, तो अ लेटर वॉज बीइंग, V3 क्या होता है बेटा राइट का, रिटन, ठीक है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय राम। आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। वेरी गुड भारती एंड जया, जितने बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, गुड जॉब भाई। सब लोग एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लो फटाक से, है ना। देखो कॉन्सेप्ट कभी भी टफ टू अंडरस्टैंड नहीं होता, इट्स प्रिटी इजी, बट आपको ट्राई करते रहना चाहिए कि हम प्रैक्टिस करते रहें, उसको रटने से नहीं आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब जैसे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को पहले रिकॉल करो। पास्ट परफेक्ट यूज कब करते हो, जब पास्ट के भी पास्ट में कोई घटना हुई है, यानी अगर आज क्या डेट है यार गाइस, 23 तारीख है, आज प्रेजेंट हो गया 23, पास्ट हो गया 22, 22 के भी पास्ट में तुम जाओगे यानी 21 को जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो जब पास्ट के दो एक्शन है उसमें से ज्यादा पुराना वाला दिखाना है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज करो, और उसके बाद वाला पास्ट दिखाना है तो सिंपल पास्ट यूज करो। ठीक, ये सब पढ़ाया हुआ है, टेंस की क्लासेस में जाओ, बढ़िया सा रिवाइज करो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और रेगुलर रहा करिए सेशंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हमने लिखा यहां पर कि राम हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही लेफ्ट फॉर कॉलेज, कॉलेज जाने से पहले राम ने क्या किया था, एक चिट्ठी लिखी थी। तो इस तरीके के वाक्य जो होते हैं ना कि घर जाने के पहले उसने ताला लगा दिया था, मुझसे मिलने से पहले वो श्याम से मिला था, इस तरीके से जब पास्ट के पास्ट की बात करोगे हैड प्लस V3 लगाओगे, उसी को कहा जाता है पास्ट परफेक्ट। यहाँ देखो राम हैड रिटन अ लेटर बिफोर ही वेंट टू कॉलेज, कॉलेज जाने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी थी। राम हैड रिटन अ लेटर तुम्हारा पास एक्टिव वॉइस है, एक्टिव में यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और बाकी बीच का कोर है। अब इसको बदलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले आओ अ लेटर, ठीक है, और सबसे आखिरी में अपना तुम लिख दो बाय राम, ठीक है। ये हो गया, ऑब्जेक्ट आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे, उसके पहले बाय। लेकिन जब भी परफेक्ट का कोई एग्जाम्पल देखोगे तो हैज बीन प्रेजेंट में, हैव बीन प्रेजेंट में, हैड बीन पास्ट में लगाओ। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम, सिंपल, बन गया तुम्हारा पैसिव पास्ट वॉइस, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें। इंडेफिनिट कभी भी सुनोगे तो पहचान जाओगे ना कि सिंपल की बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल की। इसका सबको पता है, जैसे राम विल राइट अ लेटर, बड़ा इजी टू लर्न होता है, राम विल राइट अ लेटर, ठीक है। ये आपने देख लिया, इसमें सब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है, वर्ब इधर है। पैसिव करोगे तो अब खुद करके बताओ जल्दी से। वेरी गुड जॉब आशीष। चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं गाइज। यहाँ पर देखिए जब सिंपल फ्यूचर है तो क्या हो रहा है, विल के साथ बी और फिर थर्ड पर्सन लगा देना, अ लेटर विल बी, थर्ड फॉर्म ऑफ राइट इज रिटन बाय राम, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लो तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3 लगता है, जैसे हम कहते हैं राम will have written a letter। राम तब तक पत्र लिख चुका होगा, जब तक तुम पहुंचोगे राम पत्र लिख चुका होगा। बाय द टाइम यू रीच राम विल हैव रिटन अ लेटर। अच्छा अब यहां पर इसको बदलेंगे तो क्या होगा, सबसे आगे आ जाएगा आपका अ लेटर, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, सबसे लास्ट में जाकर के बाय राम तो लिख ही दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे। अ लेटर लेटर लेटर, क्या हो गया, जबान क्यों फिसल रही है दोस्तों। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम, ये बन गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव। अब इसमें याद रखने की क्या बात है, एक चीज याद रखना सभी लोग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कभी भी पैसिव कन्वर्जन नहीं हो पाता। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव कन्वर्जन नहीं हो पाता। यू कैन डू इट एंड सी, आप ट्राई करके देखो, नहीं बनता है, कभी भी एक्यूरेट आंसर्स नहीं आते हैं उसके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और पीछे भी हमने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था, वर्ब के बारे में पढ़ाया था, तो इट्स अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट कि इसके पहले मैंने 7 दिन आप लोगों को इमोशंस के बारे में बात करना सिखाया था इंग्लिश में, और अब मैं आप लोगों को ग्रामर सीरीज में तीसरा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज वो सब भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, तभी मजा आएगा दोस्तों। हल्का सा इसको प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए, जैसे ये तो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिख रहा है यहाँ पर। क्यों एक्टिव वॉइस है, क्योंकि हमारा डूअर क्लियर है। राम एक पत्र लिख रहा है, रहा है जहां पर भी दिखता है हमें पता चल जाता है कि कॉन्टिन्यूअस है लगा है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो राम एक पत्र लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पता नहीं आंसर है भी कि नहीं है। सो राम इज राइटिंग अ लेटर। अब इसको कन्वर्ट करो जरा पैसिव में, ठीक है। कन्वर्जन का है क्या ऑप्शन, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। अब ये है पैसिव वॉइस ऑफ द सेम सेंटेंस, सेम सेंटेंस का पैसिव वॉइस है ये, इसको आप कैसे कन्वर्ट करिएगा बताइए। वेरी गुड दिनेश। आशीष गलत आंसर दे दिया है आपने। लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर के बाद हैव नहीं लगता है, हैज लगता है। Very good. A letter is being written by Ram. Absolutely correct. A letter is written by Ram. आशीष गलत। कॉन्टिन्यूअस जब देखोगे ना, ING को जब भी पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको वहां बीइंग का इस्तेमाल जरूर करना है। प्रेजेंट टेंस है यानी ऑक्सिलरी कौन सा लग रहा है, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, डिपेंडिंग, लेकिन उसके आगे बीइंग लगाना बहुत जरूरी है। सो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। दिनेश का आंसर सही था बिल्कुल, भारती का, जया का, वेरी गुड जॉब एवरीवन। नेक्स्ट देखो, क्या वह गाना गा रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन एवरीवन। ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब आप पूछते हैं कि क्या वह काम कर रही है, क्या वह गाना गा रहा है, क्या वह खेल रहा है, कैसे इसको शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब से कौन से सेंटेंसेस शुरू होते हैं गाइस, जो आप लोगों के हाँ या ना में आंसर किए जा सकते हैं, वो वाले सेंटेंसेस इज, एम, आर, वॉज, वर एटसेट्रा से शुरू होते हैं। जैसे हम पूछ रहे हैं क्या वह गाना गा रहा है, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग इज द राइट आंसर। देखें किसी ने दिया, वेरी गुड, यस दिनेश वेरी गुड जॉब, आशीष गुड जॉब, यस शशांक वेरी वेल। आर ही कैसे होगा कविता,
आर सिर्फ प्लूरल के साथ लगता है बेटा, राइट, वेरी गुड। चलिए, क्या गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है? नाउ दिस इज अ पैसिव इंटेरोगेटिव। पैसिव तो है ना, ऑब्जेक्ट को देखो पहले ले आए, ये सब्जेक्ट को पीछे लेके चले गए हैं, तो कैसे आप इसको कन्वर्ट करने वाले हैं फटाक से देख लीजिए एक बार। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम, कुछ और नहीं बदला है, बाकी कंस्ट्रक्शन देखो यही वाला है, इज से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर पहले तुम्हें सब्जेक्ट दिख रहा था, अब तुम्हें यहां पर पहले ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बीइंग लग गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, और बाय लगा करके ऑब्जेक्ट लग गया है। इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हिम, क्या गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है? तो आप समझते ये रहिए कि भैया एक्टिव में तुम्हें डूअर को ज्यादा प्रधानता देनी है, प्रमुखता दिखानी है उसकी, लेकिन वहीं पर जब आपके पास पैसिव आ जाता है तब आप लोगों को ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दिखाना है या प्रायोरिटी दिखानी है। देखिए नेक्स्ट है, राम एक पत्र लिख रहा था। अभी आपने ऊपर रहा है देखा है, अब आप इसका पास्ट देख रहे हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होमवर्क होगा, साथ ही साथ कन्वर्ट दिस टू पैसिव वॉइस ऑल्सो, वो भी आपका होमवर्क होगा, ठीक है, और इंग्लिश में करिएगा। So, in the grammar series, we are particularly looking at concepts of grammar that will help you in leveling up your spoken English, primarily your spoken, because look, when we talk about grammar of written English, it is slightly more detailed. It is, of course, a little more एक्सपेंसिव। अब जितनी भी बातें मैंने अंग्रेजी में कही, लेट्स ट्रांसलेट दैट टू हिंदी। मैंने कहा कि गुड आफ्टरनून, अब गुड आफ्टरनून को हिंदी में क्या कहते हैं? शुभ दिन नहीं, एनीवे तो मैंने आप लोगों को नमस्ते कहा और आपको चैनल पर बुलाया, और मैंने कहा कि यार आपकी जो व्याकरण वाली, अंग्रेजी व्याकरण वाली सीरीज चल रही है, उसका ये चौथा क्लास शुरू करते हैं, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं अंग्रेजी के लिए, लेकिन उसमें भी स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। आपका जो रिटन वाला इंग्लिश होता है, यानी बोली जाने वाली अंग्रेजी के लिए जो ग्रामर चाहिए होती है, वो थोड़ी सी कम भी हो तो बुरा नहीं मानता है कोई, ज्यादातर लोग गलतियां करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ अस वी डोंट पे अटेंशन टू इट, ठीक है। लेकिन जो रिटन इंग्लिश होती है उसमें जब गलतियां होती हैं तो जाहिर सी बात है, एक तो उसका एविडेंस आपके सामने होता है, लिखी हुई है, सामने रखी होती है, वो सबको दिख जाता है, करेक्ट। तो इस वजह से, और दूसरा रिटन में, और वहीं अगर हम बात करें एग्जाम्स वगैरह में जो ग्रामर पूछी जाती है वो थोड़ी सी ज्यादा विस्तार में होती है, ज्यादा डीप होती है, उसको पढ़ना पड़ता है, ज्यादा फॉलो करना पड़ता है रूल्स वगैरह, ठीक। तो इसी वजह से स्पोकन में कम ग्रामर लगती है। और बोलते वक्त मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पहले से ना ये थॉट लेके नहीं डरो, या मत सोचो कि भाई मैं परफेक्ट बोलना चाहता हूँ। डोंट बी इन दैट जोन कि मुझे बेस्ट बोलना है या सिर्फ परफेक्ट बोलना है, ऑल ऑफ दैट। तो आप कोशिश करो कि मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, दैट मीन्स आप अपना छोटा सा कोई फ्रेज, कोई छोटा सा सेंटेंस इस तरीके से आप बोलो। आजकल आपने देखा होगा कि मैं जब पढ़ाती रहती हूँ तो बीच में मैं एक बहुत ही भद्दी सी शक्ल बनाती हूँ और मैं कुछ सोचते सोचते खड़ी हो जाती हूँ करके, कुछ अजीब सा, क्या बताएं, है तो ह्यूमन ही, लेकिन आजकल ये होने लगे। एंड आई थिंक कुछ सीजन ही ऐसा चल रहा है ये, दिस इज विद अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट ऑन कैमरा, बट मुझसे बात करते करते, मेरे ही दोस्त, जान पहचान के लोग, बात करते करते एकदम से जोन आउट होता नहीं कि जैसे अभी मैं तुमसे बात करी पर एकदम से किसी दूसरे थॉट पे मेरा दिमाग चला गया। एंड तो वही, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, फिर मैं सोचने ही लग गई कि यार कितना ज्यादा फर्क होता है बोली जाने वाली अंग्रेजी के ग्रामर में और लिखे जाने वाली अंग्रेजी के ग्रामर में। That's fine. Krishnashish, welcome back to the sessions. Hi Ambika, hi Govind, then Bharti, everybody welcome to the session. आज भी इसी तरीके से हम जिस विषय में बात करने वाले हैं, that is types of sentences. देखिए types of sentences, सबसे पहले ये समझना कि जो आप लोग आधे अधूरे sentences बनाते हैं ना, वो कभी भी sentence हो नहीं सकता। हिचकी तो कोई भी चीज, जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूं कि आई एम बिजी व्हेन
और रुक जाऊं यहाँ पे, तो ये इनकम्प्लीट है। इसको आप क्लॉज भले बोल सकते हो बट आप इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कहती हूं कि आई एम अ टीचर, ये पूरा सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ आपको पूरा थॉट पता चल रहा है, पूरी बात आप तक पहुंच रही है। लेकिन कोई भी ऐसा शब्दों का समूह जो आप तक पूरी बात को नहीं पहुंचा पाता है, उसे हम कहते हैं जो पूरी बात नहीं पहुंचा पाता है उसे हम नहीं कह सकते हैं एक वाक्य या फिर एक सेंटेंस। कीपिंग ऑल ऑफ दिस इन माइंड आगे बढ़ते हैं, और हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके दो तरीके के कैटेगराइजेशन होते हैं। एक कैटेगराइजेशन होता है कि वो कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। आज हम उनके यूज, उनके पर्पस के हिसाब से आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और फिर कुछ दिनों बाद हो सकता है मैं आप लोगों को बताऊंगी बनावट के आधार पे। यानी एक क्लॉज से बन रहा है तो सिंपल सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है तो कॉम्प्लेक्स है, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो कंपाउंडर। मतलब इस तरीके से अलग अलग बनावट के हिसाब से भी वाक्य होते हैं। बट अगेन ये सोचो कि तुम लिखोगे तो तुम्हें इस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, बट बोलते वक्त तुम्हें इस ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। माफ करना, मुझे बार बार लग रहा है कि आंख में कुछ जा रहा है बट समझ नहीं आ रहा है। एनीवे, नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मुख्यतः आप 4 तरीके के वाक्य सीखते हैं, बोलते हैं। और हाँ, ऐसा मत सोचना कि तुम पहली बार जान रहे हो, ध्यान देना तुम ऑलरेडी इन सेंटेंसेस को यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहां पर आप पहला देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एक ऐसा वाक्य जो कि किसी भी तथ्य को, फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को बता देता है। जैसे उदिशा ऑफिस आई है, ये एक फैक्ट है, बता दिया गया है। अच्छा, कल छुट्टी है, अनदर फैक्ट, आपको बता दिया गया है। हाँ वह काम करता है, बता दिया गया। तो कभी भी किसी बात को हाँ में कहकर अप्रूव करना या किसी भी इंफॉर्मेशन को अनाउंस कर देना, तो वहां पर हम यूज करते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मूविंग ऑन एवरीवन, अगर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप में तो नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। अभी तुमने देखा पॉजिटिव में कोई भी सेंटेंस कि हाँ वो काम करता है तो हम अफर्मेटिव कह रहे हैं उसको। ऐसे ही हम लोग अक्सर कई बार ऐसा ना में भी बात करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, या नहीं बारिश नहीं हो रही है, नहीं क्लास कैंसिल नहीं होगी। तो जब भी तुम नो, नॉट, नेवर इत्यादि से अपने वाक्य बनाते हो, सेंटेंसेस बनाते हो, उनको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज इंटेरोगेटिव। पुलिस जब चोर को पकड़ती है या किसी भी क्रिमिनल को पकड़ती है तो क्या करती है? पुलिस इंटेरोगेशन करती है, सवाल पूछती है, क्यों किया, कितने बजे कहाँ थे, कैसे थे, किसके साथ थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव, सवाल पूछना इज इक्वल टू इंटेरोगेशन, एंड रिलेटेड टू क्वेश्चंस इज इक्वल टू इंटेरोगेटिव। सवाल से संबंधित सेंटेंसेस जो होते हैं उनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। अच्छा, ये जो इंटेरोगेटिव होता है ना, हो सकता है कि आप आज भी पढ़ें, हो सकता है कल भी पढ़ें यही टॉपिक, बिकॉज कोई भी सेंटेंस जब तुम देखते हो ना, वो सिर्फ एक फॉर्मूला से नहीं बनता। कई बार ऐसी संभावना है कि वो एक से ज्यादा टाइप ऑफ फॉर्मूला को फॉलो करके बने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज, आपका लास्ट वाला जो है, वैसे एक्सक्लेमेटरी भी एक होता है बट वो हम बता नहीं रहे। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब भी आप किसी को कोई आदेश देते हैं, है ना, आज्ञा आपसे कोई लेता है कि क्या हम ऐसा करने चले जाएं या व्हाटएवर, तो वहां पर आप क्या करते हैं? इम्पेरेटिव सेंट, आदेश देना, रिक्वेस्ट करना, डांट लेना कभी कभी, वो आप इम्पेरेटिव के माध्यम से करते हैं। अच्छा, एक और होता है जहां पर आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, आप कहते हैं कि आपकी ईश्वर आपकी आयु लंबी करे, आपने एक आशीर्वाद दिया है, दुआ करी है कि मे यू लिव लॉन्ग। तो ये जो इस तरीके के आपके सेंटेंसेस होते हैं, वाक्य होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब आपको बताए हमने 2 एक्स्ट्रा हैं, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, लेकिन होते कितने, पढ़ा कितने रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं आपको 4। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक चार्ट देखो बेटा, अब तुम्हें बहुत ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पहले जितना यहां लिखा है ना इसको मास्टर करना। हमने कोशिश की है यहां पर कि आप लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़िए उसको
थोड़ा छोटा करके ब्रीफ करके आपको बताया जाए ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहले हमने सारे टाइप्स बता दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव। ये इतने आपके हमने सेंटेंसेस बता दिए। अब फॉर्मूला देख लो। देखो, जब भी आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे तुम्हें अनाउंस करना है, शी लाइक्स कॉफी, राम गोज टू स्कूल, विद्या वाटर्स द ट्री, पेड़ को पानी देती है, राहुल एंड विवेक प्ले क्रिकेट, राहुल और विवेक क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी अनाउंसमेंट कर रहे हो, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ई एस लगा दीजिए, प्लूरल है तो एस ई एस मत लगाइए। ये छोटी छोटी बातें खुद याद रखिएगा। अच्छा, अब नेगेटिव में देखो, इसमें आपने बोला सब्जेक्ट डू डिड डज नॉट एटसेट्रा। अब भाई डू डज प्रेजेंट टेंस में होता है, डिड पास्ट टेंस में होता है, विल फ्यूचर में होता है। तो जब भी तुम कोई नेगेटिव चीज बोलने वाले होते हो, जैसे कि मैंने कहा अंबिका नोट्स नहीं बनाएगी, अंबिका विल नॉट टेक नोट्स, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर मुझे कहना है कि लेट्स से भारती बहस नहीं करेगी, भारती बहस नहीं करती है, भारती डज नॉट आर्ग्यू एटसेट्रा, है ना। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर है, इनमें टेंस का भी थोड़ा ध्यान रखना। अब एक बात आपको समझाती हूँ यहाँ पर बेटा, जैसे आपने देखा सब्जेक्ट डू डिड डज नॉट एटसेट्रा, इसमें एक बात बताओ, अगर हमें ऐसा करना है कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं? एक्शन दिखा रहे हैं ना, जैसे कोई भी एक्शन हमें दिखाना है कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, लेट्स से विकास क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हम कैसे बोलेंगे? विकास डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, विकास डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपका एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया है यहाँ। अब इसमें देखो, आप बात कर रहे हो एक एक्शन की, ठीक है। प्ले करना, खेलना एक एक्शन है, ओके। लेकिन अगर हमें यहाँ पर किसी के गुण की बात करनी है, क्वालिटी की बात करनी है, जैसे हमें ये कहना है कि निधि जो है वो बिजी नहीं है, क्वेश्चन मार्क का है लिए भेज रही हो, एनीवे सो हमने कहा कि निधि बिजी नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि निधि डज नॉट बिजी? क्या ऐसा बोलना सही है? नहीं। देखिए, डू डिड डज, ये सारे जो आपके ऑक्सिलरीज हैं, इनको आप एक्शन के लिए यूज करिए नो नॉट के साथ। लेकिन अगर आपको क्वालिटी बतानी है, तब आप कहते हैं सब्जेक्ट इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। जो भी तुम्हारी क्वालिटी तुम बता रहे हो, कि जैसे निधि इज नॉट बिजी, आई एम नॉट एंग्री, यू आर नॉट नॉटी, दे नहीं, यू हो गया तो ठीक है, ही वॉज नॉट occupied, they were not क्यूट एटसेट्रा। तो जब भी आप क्वालिटी बताएंगे तो ये देख लेना कि सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या क्या है। डू डिड डज जो है हर जगह नहीं लगाइएगा। डू डिड डज एटसेट्रा का यूज आप करते हैं फॉर एक्शंस, इज, एम, आर का यूज आप करते हैं फॉर क्वालिटी एंड ऑल। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव। देखो, इंटेरोगेटिव हमने आपको कहा दो तरीके के होते हैं, हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन अभी भी समझो। सबसे पहली चीज आप यहाँ देख रहे हो, किससे शुरू किया इन्होंने सेंटेंस? इंटेरोगेटिव होता है सवाल पूछने वाला वाक्य। हमको तुमसे पूछना है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तो हम वहां पर डू डिड डज कैसे लगाएंगे बताओ? लगा सकते हैं क्या? लेकिन ये फॉर्मूला गलत नहीं है। अब हमें यहाँ पूछना है कि क्या उसको कॉफी पसंद है, डज शी लाइक कॉफी। सेंटेंस तो सही है, सवाल ही पूछ रहा है। डज शी लाइक कॉफी, करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो इसी बात में आपको समझाते हैं एक छोटी सी चीज। इंटेरोगेटिव्स जो आपके होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक आपका यस नो
का सेंटेंस हो जाता है और दूसरा आपका WH वर्ड से बनने वाला इंटेरोगेटिव हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये समझो कि येस नो कहां पर लगाओगे और WH वर्ड्स आप कहां पर लगाने वाले हो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट येस नो, जब भी आपका कोई भी सवाल आप हाँ या ना में आंसर कर सकते हो, वहां पर आप यूज करना अपना ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यूज ऑक्सिलरी वर्ब टू स्टार्ट द सेंटेंस। ठीक है, अगर तुम्हें किसी से पूछना है कि क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तो ये थोड़ी पूछोगे व्हाट यू लाइक क्रिकेट, नहीं, ऐसे नहीं पूछना है। आपको वहां ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करनी है, क्योंकि उस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हो। क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? हाँ, मुझे क्रिकेट पसंद है। क्या तुम्हें घूमना पसंद है? हाँ, मुझे घूमना पसंद है। सो अगर मान लो कहना है नहीं मुझे नहीं पसंद है, तो बात तो वही है, आप हाँ या ना में आंसर कर ले रहे हो। तो कैसे आपको सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर आप कहते हो, जैसे आपको पूछना है क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, तो मेरा सब्जेक्ट कौन है? यू। यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, करेक्ट। ही शी इट के साथ डज लगता है, याद रखना, यू के साथ डू लगता है। डू यू लाइक क्रिकेट? ओके। अब अगर मुझे पूछना था कि तुम्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तो भैया इसका जवाब तुम हाँ या ना में नहीं दे पाओगे, तब तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी ना। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे हाँ मुझे पसंद है। तुम बोलोगे मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, हॉकी पसंद है, जौन सा भी पसंद है। तो यहां पर क्या करना है, जब भी तुम्हारा कोई भी ऐसा सवाल है जिसको तुम हाँ या ना में आंसर नहीं कर सकते हो, WH वर्ड्स लाइक which, what, when, where, who, why, when हो गया ना, हाँ, एक how और ऐड कर लो इसमें। ये WH से शुरू नहीं होता, बट दिस इज टेकन एज अ WH वर्ड व्हेन वी आर डिस्कसिंग द लिस्ट। नाउ अब अगर हमको ये पूछना है कि भैया तुम्हें कौन सा खेल पसंद है, तो हम कैसे पूछेंगे? Which sport do you like? देखो बहुत ही प्यारा सा एक ट्रिक बता देते हैं। डू यू लाइक यहां से उठाया ना तुमने, डू यू लाइक तुमने यहां पे लगा दिया, बस इतना होता है कि WH वर्ड अपना लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो और उसके बाद ये वाला पूरा फॉर्मूला लगा दो। ये विच के साथ फॉलो होता है, ये विच के साथ तुम ये इस केस में याद रखना कि विच के साथ तुम ऐसा ट्रिक फॉलो करोगे। इसके दूसरी वाली ट्रिक होती है वो और आसान है। ठीक है, it's because I forgot banking English after my age exceeded 8th month. That is why I am facing difficulty in understanding it. No, that's okay. Krishnashri, I believe it's fine. It's time to move ahead in life. It's time to take a different path, maybe explore better options. Don't blame yourself. सब भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ. Like I've been teaching it for so long, but I still keep forgetting a lot of concepts, and that's pretty human. है ना? So don't blame yourself. Anyway, so for today you guys can see that I've taught you two important things. वैसे तो ये पूरा चार्ट आपके पास है, बट मैंने आपको नेगेटिव के बारे में और इंटेरोगेटिव के बारे में दो बातें बताई हैं। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी तो होता है भाई। कभी हम ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, डू यू लाइक कॉफी, बट सेकेंड टाइम पे हम ये भी पूछते हैं क्या तुम्हें कॉफी नहीं पसंद है, डू यू नॉट लाइक कॉफी। सो दैट्स व्हेन वी नीड अ नेगेटिव इंटेरोगेटिव एज वेल। अच्छा, कभी हम ये पूछते हैं तुम्हें कौन सा स्पोर्ट पसंद है, विच स्पोर्ट डू यू लाइक, और कभी कभी हम ये पूछते हैं तुम्हें कौन सा स्पोर्ट नहीं पसंद है, विच स्पोर्ट डू यू नॉट लाइक। सो दैट्स हाउ यू नीड, दैट्स व्हेन यू नीड योर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अभी फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला उठाइए और अपने पसंदीदा एक एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर सेम सेंटेंस को अलग अलग स्ट्रक्चर में डाल करके अलग अलग टाइप से बनाया गया है, आप भी कोशिश करिए। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग. In continuation to this, I might conduct another session. Today we're going to talk about a concept which is taken to be very basic, but it actually plays a really big role when it comes to speaking in English. You must have heard there are a lot of people who do not know where to use do, where to use does, where to use has, where to use have. करेक्ट। अब इसमें ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसा क्यों होता है कि वो किसी, जैसे आज ही मुझे किसी ने, और काफी पढ़े लिखे व्यक्ति ने ये बोला, ही डोंट हिट एनीवन, ही डोंट हिट।
what is the problem in this sentence? क्या गलत लग रहा है? गलती है ही के साथ डोंट का इस्तेमाल, विच इज डोंट क्या होता है? दैट्स अ कॉन्ट्रैक्शन, वो एक संधि है, डू प्लस नॉट, करेक्ट? डू प्लस नॉट इज इक्वल टू डोंट, लेकिन यहां पर ही के साथ, शी के साथ हमें हमेशा डज का यूज करना होता है। तो आज इसी वजह से मैंने एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पिक किया है विच इज कॉल्ड सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में इसकी डेफिनेशन दूं तो सबसे पहले सिंगुलर का मतलब हो जाता है वन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी एक की बात अगर आप करिएगा तो आप वहां पर सिंगुलर का यूज करते हैं। जैसे आई एम वन टीचर, यू ऑल आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आप। तो यहाँ पे जब बहुत सारे हो जाते हैं यानी एक से अधिक इज प्लूरल एंड ओनली वन इज सिंगुलर। सो मोर देन वन में कोई भी चीज है, प्लेस है, थिंग है, पर्सन है, दैट बिकम्स प्लूरल एवरीवन। तो ये जितनी भी चीज आपने अभी देखी है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सिंगुलर और प्लूरल का। अब तुमको पता है कि बॉय है तो सिंगुलर है, बॉयज हो गया तो प्लूरल हो गया, गर्ल है तो सिंगुलर है, गर्ल्स हो गया तो प्लूरल हो गया, बर्ड सिंगुलर, बर्ड्स प्लूरल। ये तो देखो आप जो देख रहे हो उस वक्त दीज आर नाउन्स, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आपकी जो वर्ब्स होती हैं उनमें भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। देखो यहां पर आपने देखा कि जब एस नहीं लगा हुआ है तो ये सारे सिंगुलर हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही एस लग गया है ये सारे प्लूरल हो गए हैं। बट वर्ब के अंदर इसका ठीक ऑपोजिट किया जाता है। इट्स द एब्सोल्यूट ऑपोजिट इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ वर्ब एवरीवन। तो जब आप वर्ब को देखेंगे और आप उसे सिंगुलर बनाना चाहते हो तो आप वर्ब में या तो एस या तो ई एस जोड़ देते हो, और अगर आप वर्ब को प्लूरल बनाना चाहते हो तब आप उसमें से रिमूव कर देते हो एस या फिर ई एस को, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं। अगर मुझे ये कहना है कि लड़कियां गाना गाती हैं तो हम बोलेंगे गर्ल्स सिंग, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पर सिंग लिखा है? क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है। अब अगर मुझे ये कहना है कि ज्योति गाना गाती है या जया गाना गाती है, अब जया क्या है भाई? सिंगुलर है, तो जया सिंग्स हो जाएगा। क्यों जया? सही बोला ना? कृष्णशीष बताइए। ऐसे ही अगर अब ये ध्यान देना कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही आया तो मैंने वर्ब में एस लगा दिया है। अब एक ऐसा वर्ड देखते हैं जो कि ई एस लेगा, एस नहीं लेगा। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, तो मैं बोलूंगी वे पढ़ाते हैं, एज इन दे टीच, ठीक है। लेकिन अब अगर मुझे ये कहना है कि उदिशा पढ़ाती है तो मैं कैसे कहूंगी? उदिशा। अब ये जो तुम्हारा वर्ड है टीच, इसमें ना इसको अगर सिंगुलर बनाना है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ पर आप ई एस लगाते हो। तो ये भी लिख के रख लो कि अगर कोई भी वर्ड डबल एस पे खत्म हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है और होता है यार एक, मैं कोई एक भूल रही हूं, कौन सा होता है? वन आई एम फॉरगेटिंग गाइस, 5 होते हैं ये। एनीवे तो ठीक है। तो यहां पर जब भी आप इनमें से एंड होने वाला कोई भी वर्ड देखोगे तो इसके एंड में ई एस लगा दीजिएगा, जैसे कि ग्लासेस, बुशेस, फिक्सेस, मिक्सेस, मैचेस, बेंचेस एटसेट्रा, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि ई एस कहां पर लगेगा? सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, नंबर 2 जब इस तरीके से कुछ एंड हो रहा होगा, और एस कहां पर लगेगा? सिंगुलर के साथ लगेगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग एवरीवन, ये जितना भी आप देख रहे हो ना कॉन्सेप्ट, ये गलती आप लोग भी शायद से करते हो। जैसे अभी अगर हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने लिख देते हैं, जैसे मैंने कहा माई लाइफ डजंट मेक्स एनी सेंस। व्हाट अ नेगेटिव सेंटेंस टू राइट। क्यों लिखा है मैंने? ये फालतू एग्जाम्पल है बट ठीक है। माई लाइफ लिखा है मैंने, एक्चुअली मैंने लाइफ तो लिखा ही नहीं है, ये माई लाइफ मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। माई लाइफ डजंट मेक्स मतलब मेरे झूठ,
सबसे पहले देखो आपका सब्जेक्ट क्या है, लाइज लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट, झूठ, प्लूरल झूठों, ठीक है, यानी मेरे झूठों से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कहना चाहते हो, बट ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, करेक्ट, दिस इज प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या डज लगता है, नहीं लगता है, तो सबसे पहले माई लाइज डू नॉट, और ये मेक्स क्यों लिखा है आपने यहाँ पर, क्योंकि ये भी तो सिंगुलर के साथ जाएगा ना, लाइज तो प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल बनाओ, माई लाइज डू नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। नाउ दूसरी चीज देखिए, एक और ऐसा ही मिस्टेक अगर देखें यहां पर, एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, डज नॉट बॉदर्स मी। चलो आप लोग बताओ कि क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, her arrogance does not bothers me, is there any error in the sentence? जल्दी से बताइए, her arrogance does not bothers me, what is the problem in the sentence? If there is any problem, if there is no problem, then that's okay. वेरी गुड कृष्णशीष, एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर। देखो एरोगेंस जो है, घमंड है, गुस्सा है, प्यार है, दुख है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं, यानी इनको आप गिन नहीं सकते, और जिसको आप गिन नहीं सकते उसको आप कभी भी प्लूरल सिंगुलर करके नहीं बताते हो। सो एरोगेंस को यहाँ पर हम सिंगुलर एज इन एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप एक यूनिट की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये पहली चीज देखो कि ये डज के बाद, डज तो आपने बिल्कुल परफेक्ट चूज कर लिया उसको सिंगुलर देखते हुए, वन यूनिट देखते हुए, वेरी गुड, लेकिन सब लोग ये बात लिख के रख लीजिए कि डज के बाद का जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। उसका घमंड मुझे परेशान नहीं करता, हर एरोगेंस डजंट बॉदर मी, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सिंपल चीजें होती हैं जो हम गलतियां कर रहे होते हैं अपने सेंटेंसेस में। इसी के लिए आपको कुछ एक दो चार्ट्स देती हूँ हर बार की तरह। सबसे पहले देखो, अगर मुझे ये कहना है कि मैं खाती हूं तो मैं बोलूंगी आई ईट, तुम खाते हो तो मैं बोलूंगी यू ईट, ठीक है, आई ईट, यू ईट, लेकिन ही शी इट, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हमने ईट्स लिखा है। वह खाता है, ही ईट्स, वह खाती है, शी ईट्स, कुत्ते को बोल रहे हैं किसी की वो खाता है तो इट ईट्स, ठीक है। अब यहां पर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे, नहीं लगाओगे, चार्ट में ध्यान से देखो, आई के साथ हमने क्या लगाया, प्लूरल ही लगाया। आई और यू ज्यादातर प्लूरल वर्ब्स लेते हैं अपने साथ, यू भी अपने साथ ईट ले रहा है, लेकिन जब आप प्लूरल वर्ब पे आओगे, वी पे, तो वी यहां पर क्या कर रहा है, एक सेकेंड, यहां पे ध्यान देना आप, आपका जो वर्ब है, ये चीज गलत लिखी हुई है एक्चुअली, ये गलत लिखा हुआ है, तभी मैं कंफ्यूज हो रही थी, बट यहाँ पे देखो बेटा, जब आप एस लगा रहे हो तब वो सिंगुलर है, बट जब आप एस हटा रहे हो तब ये प्लूरल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। अच्छा, वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं, और दे के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, प्लूरल लगा रहे हैं। आई और यू होता सिंगुलर है, बट ये वर्ब अपने साथ प्लूरल वाली लेता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी अंग्रेजी बोलने में काफी हेल्प करेंगे। अगली चीज यहां पर देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको चार्ट के माध्यम से सिखाया, ही शी इट के साथ एस और ई एस ऐड करते हो आप वर्ब में। शी रन्स फास्ट, वह तेज भागती है। शी ईट्स नाइसली, वह अच्छे से खाती है। ही स्पीक्स पोलाइटली, वह विनम्रता से बात करता है, ये आपने सिंगुलर में देखा। फॉर आई यू वी दे यूज द बेस वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे रन फास्ट, दे ईट नाइसली, दे स्पीक पोलाइटली, दे क्लीन देयर रूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब के अंदर से एस और ईएस को हटा दिया गया है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी ऑल कीप मेकिंग दिस मिस्टेक, सो वी हैव टू एलिमिनेट दैट इज वेल। नाउ गाइज, लास्टली दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपके दो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, डू और डिड। ऐसे ही हैज और हैव को भी समझना।
देखो आई के साथ डू लगता है, लेकिन अगर इसी को जैसे मुझे कहना है कि मैं व्यायाम करती हूँ, आई डू एक्सरसाइज, प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो मैंने कहा आई डू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करती हूँ। अब इसी चीज को पास्ट में बोलना है कि मैं व्यायाम करती थी, आई डिड एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करती थी, आई डिड एक्सरसाइज। ठीक है, अब तुम काम करते हो, यू डू वर्क, यू डू वर्क, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यू डू वर्क लग रहा है, लेकिन इसी को पास्ट में बोलना है कि तुम शोर, अच्छा नहीं, तुम क्या करते थे, तुम कुछ नहीं करते थे, यू डिड नथिंग, यू डिड नथिंग, करते थे, करती थी एटसेट्रा के लिए, ठीक है, डिड का यूज करते हैं। अच्छा, ही शी इट के साथ डज लगता है कि वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह कॉलेज नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू कॉलेज, वह शैतानी नहीं करता है, ही डज नॉट मेक एनी, he does not make any mischief, or he does not, he's not mischievous, he does not make any mischief, इट के लिए यूज करना था मुझे। एनीवे यह बहुत शोर करता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, अच्छा वी दे के लिए फिर हम प्रेजेंट में डू यूज कर रहे हैं, पर पास्ट में जाकर क्या यूज कर रहे हैं, डिड यूज कर रहे हैं। तो आप देखो डिड जो है वो आई यू ही शी इट वी दे सबके लिए यूज हो गया। और डू और डज का क्या सिस्टम रखा गया, जब प्लूरल है तो आपने डू यूज किया है, आई यू एक्सेप्शन होते हैं, डू लेते हैं, एंड ही शी इट अपने साथ क्या लेते हैं, डज लेते हैं। इसी तरह से आपको ये भी यहां पर ही बता देती हूं मैं कि जब आप देखते हो ही शी इट या किसी का भी सिंगुलर में नाम, जैसे राम श्याम घनश्याम, ऐसा सिंगुलर में आप नाम देखते हो तो आप वहां पर हैज लगाओ या फिर डज लगाओ। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आई यू वी दे और कोई भी प्लूरल में नाम है, जैसे कि बर्ड्स, डॉग्स, स्टूडेंट्स एटसेट्रा, तो यहां पर फिर आप हैव और डू को यूज करते हो। पास्ट में इन सभी के साथ हम लोग डिड और हैड को यूज कर सकते हैं। आई होप ये जो छोटी सी बात आपको मैंने यहाँ बताई है आप इसको जरूर याद रखोगे। अगर कभी कंफ्यूज होते हो तो मैंने आपको चार्ट भी दे दिया है इस क्लास में, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ऑल्सो गाइज, तो आपके वर्ड्स में जो मैजिक ऐड करता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है एक नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, वर्ब को तुम एडजेक्टिव से मत डिस्क्राइब करने लगना या फिर प्रेपोजिशन को मत डिस्क्राइब करने लगना। प्लीज सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए ही एडजेक्टिव का यूज करिए। करेक्ट। जया, मैजिक की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, MAGIC। ठीक है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। मैजिक, राइट। तो ज का साउंड जो है वो हमें कभी जी से मिलता है, कभी ज से, बट जेड से कभी नहीं मिलता है ना। सो यहाँ पर आपने देखा कि एक एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। तो सबसे पहले एक नजर डालेंगे कुछ फ्रेजेस पे। जैसे आप देखो अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब गर्ल जो है किसी का नाम है, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो अनीशा है, जया है, उदिशा है, क्या है, तो यहाँ पर हम उसको गर्ल बोल रहे हैं। करेक्ट। अब उसके साथ क्या क्वालिटी पता चल रही है हमें, ब्यूटिफुल इज द क्वालिटी। ठीक है, फटाफट से सब लोग आइडेंटिफाई करो। अ बिग हाउस, हाउस क्या है, किसी चीज का नाम है, किसी प्लेस का नाम है। अब वो कैसा हाउस है, उसकी क्वालिटी क्या है, इट्स अ बिग हाउस। करेक्ट। जल्दी से देखेंगे टेस्टी फूड। अब फूड जो है वो किसी चीज का नाम है, बट इसकी क्या क्वालिटी है भाई। खाना स्वादिष्ट भी हो सकता है, स्वादहीन भी हो सकता है, बेकार भी हो सकता है, तो यहाँ पर द क्वालिटी इज टेस्टी। अब बोरिंग मूवी, मूवी किसी चीज का नाम है लेकिन वो कैसी है, वो अच्छी भी हो सकती है, बोरिंग भी हो सकती है, इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पर बोरिंग इसकी क्वालिटी है। ऐसे ही आप देखिए अ डिफिकल्ट एग्जाम, एग्जाम भी किसी चीज का नाम है, बट वो किस तरह का एग्जाम है, डिफिकल्ट है, इजी है, ब्रीफ है, लॉन्ग है,
तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो डिफिकल्ट इसकी क्वालिटी हो जाएगी। वेरी गुड एवरीबडी हुज गिवन मी द राइट आंसर्स। तो कुछ इसी तरीके से आप देखते हैं कि कैसे नाउन्स की क्वालिटी बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रोनाउंस, जैसे मैंने कहा शी इज स्मार्ट। अब यहाँ पर ये जो है ये किसकी क्वालिटी है? शी इज स्मार्ट में ये स्मार्ट किसकी क्वालिटी है? शी की क्वालिटी है, करेक्ट। ही इज पास्ट, ये किसकी क्वालिटी है भाई? ये ही की क्वालिटी है। तो कुछ इसी तरीके से प्रोनाउंस की क्वालिटी भी आपको एडजेक्टिव बता सकता है और नाउन्स की क्वालिटी भी आपको एडजेक्टिव बता सकता है। हैविंग अंडरस्टूड कि बेसिकली एडजेक्टिव करता क्या है, लेट्स मूव ऑन एंड सी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अबाउट एडजेक्टिव। देखो ज्यादातर लोगों को यहाँ पर मालूम ही होगा कि भाई अ क्यूट पपी में क्यूट जो है वो एडजेक्टिव हो जाता है, अ कनिंग लेडी में कनिंग एडजेक्टिव हो जाता है। इस तरीके से हमें मालूम है एडजेक्टिव के बारे में। लेकिन एडजेक्टिव का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है विच इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का परफेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? क्या एक सेंटेंस में हम केवल एक ही एडजेक्टिव ले सकते हैं? एक नाउन को खाली एक एडजेक्टिव से या एक प्रोनाउन को सिर्फ एक एडजेक्टिव से डिस्क्राइब कर सकते हैं? वेल दैट्स नॉट द केस। आप एक वर्ड के लिए मोर देन 6-7 एडजेक्टिव्स, 8 एडजेक्टिव्स आप रख सकते हो। अब ये 6-7 एडजेक्टिव्स आपको क्या क्या बताती हैं? देखो सबसे पहले ऊपर में लिख लो, क्वालिटी बता सकती, क्वांटिटी बता सकती हैं, क्वांटिटी बता सकती हैं यानी वन, फ्यू, सम, इस तरीके से। तो क्वांटिटी सबसे ऊपर आ जाएगा कि भैया वन पपी, सम पीपल, सम मनी एटसेट्रा। तो क्वांटिटी बता सकती हैं। उसके बाद देखो एक पपी क्यूट है या एक पपी एंग्री है या रूड है या अग्रेसिव है, ये तो डिपेंड करता है कि हो सकता है मुझे कोई डॉग बहुत क्यूट लग रहा हो बट वो जो बेचारा डॉग से डरता है उसको वो क्यूट नहीं लगेगा, उसको वो स्कैरी लगेगा, करेक्ट। तो ये क्या हो जाता है बेटा? ओपिनियन हो जाता है। अब किसी के हिसाब से मैं बहुत अच्छी टीचर हूं बट किसी के हिसाब से शायद मैं अच्छी नहीं हूं, तो ये क्या है? ये एक ओपिनियन हो जाएगा, करेक्ट। तो ओपिनियन आप किससे बताते हो? एडजेक्टिव से बताते हो। उसके बाद आता है एस, ये सब लोग याद रखना, ठीक है। यहाँ पर एस फॉर साइज हो रहा है। सो व्हेन वी से अ बिग हाउस, a short boy, a tall girl, a large plank of wood, इस तरीके से जब हम साइज की बात करते हैं तो वहां पर हम एस से साइज दिखा सकते हैं, वो भी एडजेक्टिव की मदद से, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा एक और वर्ड आता है टेम्परेचर, जो कि इसके बाद अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर कैसे, जैसे अ हॉट कप ऑफ कॉफी, कॉफी का एक गर्म मग, गर्म गर्म गर्म, आई डोंट नो व्हाट इट इज, गरम ही बोलेंगे हम, साउंड्स बेटर, ठीक है। तो टेम्परेचर, अब जैसे इट्स अ वेरी कोल्ड डे, मेरे ऑफिस में बर्फ गिर रही है, हम तुमको बताना चाहते हैं, हम सब लोग अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि ठंड कितनी है। तो जब यहाँ पर आप देखते हैं टेम्परेचर, इट्स अ कोल्ड डे, नाउ व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द डे? दैट इट इज कोल्ड। सो ये आप टेम्परेचर में डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो बहुत सारे लोग इसको ओपिनियन में ही काउंट करने लगते हैं। अगर आपका मन है तो आप साइज के बाद टेम्परेचर लिस्ट में लिख सकते हो। उसके बाद आता है एज, जब आप बोलते हो ओल्ड, यंग, एजेड, इस तरीके के, मिडिल एज्ड, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं तो वो एज की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन यू हैव द नेक्स्ट एस, एक्चुअली इसको एस एच कर लो तो आपको याद रहेगा कि सिंगल एस इज फॉर साइज एंड एस एच इज फॉर शेप। ओके, ये रुद्र मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, अभी तक कमेंट नहीं आया है तुम्हारा, ठीक है। यस कृष्णशीष, आई हैव सीन दैट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, मैं उसी की बात कर रही थी ऑनेस्टली अभी। नाउ सी फॉर कलर, COLOUR इज द ब्रिटिश इंग्लिश, तो ब्रिटिश स्पेलिंग। तो कलर की बात आप करते जैसे द ब्लू शर्ट, द वाइट ड्रेस, द पिंक साड़ी एटसेट्रा। नाउ यू हैव O फॉर ओरिजिन, O फॉर ओरिजिन की बात आप करिए, कोई चीज का जन्म कहाँ से, उत्पन्न कहाँ से हुई थी वो चीज। तो जैसे इंडियन कल्चर इज रियली ब्यूटिफुल, तो वो कल्चर कहाँ उत्पन्न हुआ है? इंडिया में, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जर्मन कार्स आर रियली फैंटास्टिक, सो जर्मन गाड़ियां बड़ी प्यारी होती हैं, तो जर्मन हो गया वो ना। अमेरिकन फूड is kind of popular nowadays. And M for material, so जैसे हम कहते हैं ना, the
the plastic bottle is not really expensive, it's inexpensive, और the glass jug broke, ग्लास का बना हुआ जग, तो किस मटेरियल से कोई चीज बन रही है वो भी उसकी क्वालिटी बताती है। और फिर आप देखो P फॉर पर्पस, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना रेसिंग कार, वॉकिंग स्टिक, हंटिंग डॉग एटसेट्रा, तो इसमें ये रेसिंग, वॉकिंग, हंटिंग, ये सब क्या बता रहे हैं तुम्हें, नाउन का पर्पस बता रहे हैं। जैसे राइटिंग टेबल, एक टेबल होती है जो लिखने के काम आता है, जनरली 5 स्टार्स में होता है, राइट। गेट्स वेरी सफोकेटिंग व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम एज पेरेंटल प्रेशर इज ऑलवेज देयर। और रुद्र, नाउ दैट्स अ चॉइस यू मेड मैन, अब यू कांट ब्लेम एनीबडी फॉर दिस, तुमको करना है ना ये, तो तुम कर रहे हो, अब इसमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। आई थिंक एवरीबडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर देयर ओन डिसीजंस। मैं और तो नहीं कहती, हाँ ये भी मैं अग्री करती हूँ कि कई बार पेरेंट्स थोड़ा सा ज्यादा ही प्रेशराइजिंग हो जाते हैं, दे गेट वेरी नोजी, दे आर इनटू एवरीथिंग, कितनी देर पढ़ा, क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना भी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज तुम तो वही कर रहे हो जो तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हें था मन कि मुझे करना है तो तुमने किया, राइट। ऐसा तो नहीं किसी ने फोर्स किया। तो एनीवे, अब आप ये देखो जरा, मैंने क्यों आपको ये सब बताया, QOSTASHCOMP, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, और इसको प्रोनाउंस करोगे कॉस्टैश कॉम्प। ये एक वर्ड याद कर लो, जैसे कृष्णशीष को याद हो गया वैसे ही सबको याद हो जाएगा कि एडजेक्टिव का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट्स द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से अधिक एडजेक्टिव है तो उसको किस सीक्वेंस में लिखोगे। इस तरीके से अगर ये वर्ड याद कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम से आप इसको भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देते हैं, सब लोग कॉस्टैश कॉम्प लिख लीजिएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। ये वर्ड है, सबको पता होना चाहिए। Q is for quantity, O is for opinion, S is for size, T is for temperature, A is for age, H is for shape, C is for color, O is for origin, M is for material and P is for purpose। तो सब याद रखना। अब एग्जाम्पल देखो, a beautiful big old round red Indian wooden writing table। आपका बेसिकली नाउन सिर्फ ये है, लेकिन उसके पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 एडजेक्टिव्स यूज की गई हैं एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस तरीके से आप भी अपने एडजेक्टिव्स के सीक्वेंस को लर्न कर सकते हो। लर्न करने के लिए बस ये एक निमोनिक इनफ है, जस्ट pronounce it 2-3 times and you won't forget it. It is pronounced as Costache Comp, everyone। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो एडजेक्टिव के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखो जब भी आप किसी वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की, आइडिया की तुलना करते हो तो आप किस तरह से करते हो, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे। और इन सब चीजों की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। इसीलिए इसके अंदर, एडजेक्टिव के अंदर एक टॉपिक होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अगर तुम कभी किसी की कोई तुलना नहीं कर रहे हो, मतलब तुम सिर्फ ये कह रहे हो कि रुद्र इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो तुम यहाँ उसको कंपेयर तो नहीं कर रहे हो, करेक्ट। तो तुम क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव डिग्री में बात कर रहे हो। यहाँ पे लिख लो कि नो कंपैरिजन, जब कोई तुलना नहीं हो रही है तब पॉजिटिव डिग्री, इट डिस्क्राइब्स अ क्वालिटी, ठीक है। शी इज स्मार्ट, रुद्र इज इंटेलिजेंट एटसेट्रा। कंपैरेटिव डिग्री में सेकेंड डिग्री जो होती है उसका नाम होता है कंपैरेटिव। इसके अंदर आप दो चीजों, दो लोगों, दो जगहों को कंपेयर करते हो। जैसे अगर आप कभी ये बोलोगे कि रुद्र जो है वो टॉम से ज्यादा स्मार्ट है, तो मैं बोलूंगी रुद्र इज स्मार्टर देन टॉम, ठीक है। तो यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन हुआ। तो आप देखो क्या बदल गया, स्मार्ट के आगे ER जुड़ गया और साथ में दैन लग गया। सो स्मार्टर दैन, फास्टर दैन, क्यूटर दैन, क्लेवरर दैन, इस तरीके से आप कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो। और लास्ट कैटेगरी होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन 2 से कंपेयर किया जाता है। एक जने को मोर देन 2 से या एक पूरे वर्ग से कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर आप देखो, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि रुद्र इज द स्मार्टेस्ट किड ऑफ द क्लास, रुद्र जो है वो क्लास का सबसे बुद्धिमान बच्चा है, तो यहाँ पर आप सुपरलेटिव लगा रहे हो। कैसे बनता है सुपरलेटिव,
पॉजिटिव डिग्री के अंदर जब हम EST लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बनता है। एट द सेम टाइम एवरीवन डू रिमेंबर कि जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो उसके पहले द हमेशा लगाओ। जैसे कई बार लोग आके कमेंट करते हैं मैम यू आर बेस्ट टीचर, यू आर बेस्ट टीचर नहीं होता, यू आर द बेस्ट टीचर होता है, राइट? तो बेस्ट सुपरलेटिव है, उसके पहले हमेशा द लगेगा। तो अगर तुम्हें कभी स्मार्टेस्ट बोलना है पहले द लगाओ, फास्टेस्ट बोलना है द लगाओ, क्यूटेस्ट बोलना है द लगाओ, ठीक है? अब एक और बात आपको यहाँ पर समझा देते हैं जल्दी से कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें आप ER और EST नहीं लगा सकते, और वो वर्ड्स कौन से होते हैं? जो जिनके अंदर मोर देन 2 सिलेबल्स होता है, ठीक है? सिलेबल क्या होता है बेटा? सिलेबल होता है साउंड ऑफ वावल, ठीक है? अब जैसे मैंने यहां पर लिखा स्मार्ट, इसके अंदर तुमको कितने वावल का साउंड आ रहा है? सिर्फ एक का, एक ही वावल का साउंड है, राइट? आ। साउंड पे ध्यान दो, स्पेलिंग पे नहीं, साउंड पे ध्यान दो। स्मार्ट आ का साउंड है, तो इसमें तुम आसानी से ER भी जोड़ सकते हो और EST भी जोड़ सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर यहीं पर मैं आपको एक वर्ड देती हूं जैसे कि इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में देखो कितने वॉवल का साउंड है? सबसे पहले ए, ई, ए, सो इंटेलिजेंट, तो ई, ए, ये हो गया आपका 4 वॉवल्स का साउंड हो गया, राइट? इंटेलिजेंट। अब यहां पर ये जो 4 वॉवल का साउंड आ जाए या 3 वॉवल का साउंड आ जाए तो तुम बोलोगे 3 सिलेबल, राइट? मल्टी सिलेबल बोलते हैं ना उसको, पहले होता है मोनो, फिर बाय, फिर मल्टी पे आ जाना सीधे, ठीक है? तो मतलब कि एक से ज्यादा सिलेबल है। अब तुमको इंटेलिजेंट को अगर कंपैरेटिव बनाना है तो तुम क्या करोगे? इसके पहले मोर लगा दोगे, ठीक है? मोर प्लस इंटेलिजेंट, ये क्या बन गया? कंपैरेटिव बन गया। और याद रखो कि कंपैरेटिव में हमेशा इसके बाद दैन लगाना है, ठीक है? मोर इंटेलिजेंट दैन, इस तरीके से लिखोगे। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं लिखना कि मोर स्मार्टर, फिर ये क्या हो जाएगा? डबल कंपैरेटिव का एरर, ये भी और ये भी लगाओगे तो गलती है, कोई एक लगाओ, ठीक है ना? सो यहां पर मोर इंटेलिजेंट दैन हो गया। अब अगर इंटेलिजेंट को सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करोगे? मोस्ट इंटेलिजेंट, अरे उदिशा, ठीक है? मोस्ट इंटेलिजेंट। अब यहां पर एक चीज और याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव लगा रहे हो तो इसके पहले आर्टिकल द जरूर लगाओ, जैसे सिखाया था द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द क्यूटेस्ट एक्सेट्रा, वैसे ही द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। ये जो आपको मैंने बताया है सिलेबल वाला फंडा, हमेशा इसको कैलकुलेट कर लिया करना कि भाई अगर 1 सिलेबल है, 2 सिलेबल है, तब तो मैं ER लगा के कंपैरेटिव बनाऊंगा, EST लगा करके सुपरलेटिव बनाऊंगा। बट अगर मेरा मोर देन 2 सिलेबल वर्ड है तो इन दैट केस में वहां पर मोर या मोस्ट का यूज करूंगा, ठीक है? और करूंगी। जितने भी लोगों ने आज का सेशन देखा है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को अच्छे से समझ लेना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को अच्छे से समझ लेना, एंड मेक श्योर टू गिव 1 एडजेक्टिव टू एवरीवन दैट यू मीट टुडे, ठीक है? आप सभी जो भी जिन लोगों से मिलोगे उन सबको कोई एक एडजेक्टिव देना। कोई तुम्हें अच्छा लगता होगा, कोई बुरा लगता होगा, तो अपने दिमाग में देना, मुंह पे जाके मत कह देना यू आर अ रूड गर्ल, ऐसा नहीं बोलना है, मारपीट हो सकती है, और मारपीट को मैं कभी भी बढ़ावा नहीं देती हूँ। आपका ग्रामर सीरीज का 7वां क्लास, प्रेपोजिशन की क्लास। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी दोस्त हैं, आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर के लिए कवर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव हो जाए, सिंगुलर प्लूरल हो जाए, टेंसेस हो जाए, एक्टिव पैसिव हो जाए, इस तरीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और फिर आपको ये भी बताया है कि आप कैसे उनके बेस पे अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आने वाले टाइम में हम ऐसी और भी ब्रीफ सीरीज करते रहेंगे, लेकिन आप ये जो सीरीज मैं करती हूँ इनको पूरा करते रहिए। डे 1 से आप देखते हो तो डे 7 तक पूरा देखो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, ये सारे बहुत ही ब्रीफ लेक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, तो आप सारे देखने की कोशिश किया करिए। ये मत सोचा करिए कि आज एक देख लिया फिर 2 दिन बाद एक देख लेंगे, तो दैट वुड बी लिटिल प्रॉब्लमैटिक, फिर उससे आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, है ना? हाय, गुड आफ्टरनून सीमा, रुद्र, दिव्या,
कृष्णशीष, वंशिका, भारती, स्नेहा, जया, एवरीबडी वेलकम टू द क्लास। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज बात करेंगे अपने टॉपिक प्रेपोजिशन के बारे में। देखो, प्रेपोजिशन बहुत ही प्यारा और छोटा सा वर्ड होता है। इसके अंदर जितने भी वर्ड्स आते हैं वो भी जनरली प्यारे और छोटे होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, इनटू, ऑनटू, अप, अबव, अंडर, बिफोर, आफ्टर, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। काम क्या होता है प्रेपोजिशन का? ये देखो, ये 3 चीजें करते हैं, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन बताते हैं, वो भी किसका? नाउन का ज्यादातर। ठीक है, अब इसके अलावा नाउन के एक्शन को किस हिसाब से किया गया है, यानी कि किसी के साथ वो एक्शन किया गया है, किसी के ऊपर वो एक्शन किया गया है, इस तरीके की चीजें भी प्रेपोजिशंस ही बताते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक कुछ छोटे छोटे मैं प्रेपोजिशंस लेकर के आई हूँ। जैसे इन, ऑन, एट के ऊपर मैं कई बार क्लासेस कर चुकी हूँ, बट आज हम बात करने वाले हैं कुछ पहले ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनके बाद में तो प्रेपोजिशन लगती ही नहीं है, पर फिर भी आप लोग लगा करके बात करते हो। जैसे अगर हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर, सबसे पहला सेंटेंस देखो, शी एंटर्ड इनटू द रूम। तो यहाँ पर मुझे बताइए फटाक से कि व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं क्लास को, जल्दी से क्लियरली बताओ कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। दिव्या, दिस इज डे 7। यस, ये ग्रामर सीरीज का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद दूसरी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, पहला आंसर आ चुका है। व्हाट अबाउट अदर्स? शी एंटर्ड इनटू द रूम। थैंक यू खुशी, गॉड ब्लेस यू। ओके, कृष्ण शी कह रहे हैं कि इनटू विल बी रिप्लेस्ड विद व्हाट, एंड रुद्र कह रहे हैं into will not be added. So see, into is not required. आपका जो वर्ड है entered, याद रखो कि इस तरीके से जब भी तुम्हें एक वर्ब दिखेगा कि वो घर में घुसा, दरवाजे में घुसा, कमरे में घुसा या एटसेट्रा, तो वहां पर आप लोगों को कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ एंटर्ड के बाद इनटू नहीं आएगा। एंटर, नेवर यूज अ प्रेपोजिशन लाइक इनटू आफ्टर इट। ठीक है, सो एंटर के बाद इन या इनटू का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ही रिजेंबल्स टू हिज फादर। व्हाट इज द एरर? यहां पर जल्दी बताइए, इस सेंटेंस में क्या एरर लग रहा है? वेरी गुड कृष्णशीष, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। एंटर वर्ड का मतलब ही होता है गोइंग इनटू समथिंग, so this word already contains into, that is why we don't add another into to it. Very good, very good. So once again we've got the answer. Resemble का क्या मतलब होता है? किसी की तरह दिखना। सेंटेंस कह रहा है ही रिजेंबल्स टू हिज फादर, जबकि रिजेंबल वर्ड के बाद भी आपको प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहना है कि भारती अपने माताजी जैसी दिखती है, सो भारती रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल्स टू हर मदर नहीं, रिजेंबल्स हर मदर डायरेक्टली लिखिएगा। दिस वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। इसमें रिजेंबल के बाद भी डोंट ऐड टू, इट टेक्स द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। रिजेंबल वर्ड के बाद भी आप डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्ट ही लगा दीजिए। ठीक है, मूविंग ऑन, दे लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। इस सेंटेंस में क्या दिक्कत नजर आ रही है? और ये लिस्ट बनाते चलो कि किस वर्ड के बाद तुमको प्रेपोजिशन लगाना है और किस वर्ड के बाद नहीं लगाना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दे लैक ऑफ मोटिवेशन, नहीं भाई, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, दे लैक मोटिवेशन। उनके पास पैसे की कमी है, दे लैक मनी। उनके पास दिमाग की कमी है, दे लैक इंटेलिजेंस और विजडम एटसेट्रा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि लैक वर्ड के बाद भी आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शी मैरिड विद अ डॉक्टर। शी मैरिड विद अ डॉक्टर। अब मैरिड जो वर्ड है ना तुम्हारा, मैरी यानी शादी कर लेना, इसमें 2 बातें याद रखना। अगर तुम इसको एक्टिव वॉइस में यूज कर रहे हो, जैसे यहां पर देखो एक्टिव वॉइस है ना, आपका सब्जेक्ट क्लियर है, वर्ब क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो इस केस में नो प्रेपोजिशन, यहां पर आप कोई भी प्रेपोजिशन मत लगाइए। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हो
कि ही मैरिड हिज डॉटर टू अ डॉक्टर, यानी उसने अपनी बेटी की शादी एक डॉक्टर से करवाई, अब कोई और एक्शन को कर रहा है। तो जब आप पैसिव में लिखते हो तो वहां पर आप लोग मैरी के बाद टू का यूज कर सकते हो। तो ये डिफरेंस याद रखना, हर जगह पर ऐसा नहीं है कि मैरी के बाद कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। मैरी टू लगता है पैसिव में और मैरी विदाउट एनी प्रेपोजिशन लगता है एक्टिव में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, आई ज्वाइंड इन द योगा क्लास। आई ज्वाइंड इन द योगा क्लास। अब देखो, जब आपको सिर्फ ये कहना है कि मैं भी किसी चीज का हिस्सा बनी, यानी मैंने भी मीटिंग ज्वाइन कर ली, आई ज्वाइंड द मीटिंग, मैंने भी क्लास ज्वाइन कर ली, आई ज्वाइंड द क्लास, मैंने भी योगा क्लास ज्वाइन कर ली, आई ज्वाइंड योगा क्लास। अब इसके अंदर आपको इन, विद, बाय ये सब का यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई ज्वाइंड द योगा क्लास, नो इन, जस्ट द ऑब्जेक्ट। ज्वाइन के बाद आप सीधे अपना ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जब भी वो इस कॉन्टेक्स्ट में, किसी चीज का हिस्सा बनने के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो वी रीच्ड टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम, यानी हम एयरपोर्ट पहुंचे टाइम पे। देखो यहां पर भी बेटा रीच्ड के बाद टू की जरूरत नहीं है। हम एयरपोर्ट पहुंचे कब, ये इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम कहाँ पहुंचे, वी रीच्ड होम, वी रीच्ड ऑफिस, वी रीच्ड एयरपोर्ट एटसेट्रा। तो इसमें टू, एट एटसेट्रा की जरूरत नहीं है। वी रीच्ड द एयरपोर्ट, वी रीच्ड होम, वी रीच्ड ऑफिस एटसेट्रा, हम फलानी जगह पर पहुंचे। इसके बाद आपको कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो कह रहे हैं ड्रॉप टू, यूज द प्लेस डायरेक्टली, ठीक है। ऐसा ही लास्ट सेट देखो यहां पर, लेट्स डिस्कस अबाउट द मैटर। वेरी कॉमन मिस्टेक, एवरीबडी मेक्स दिस काइंड ऑफ एन एरर। ज्यादातर लोग जो है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट समथिंग टू यू, डिस्कस वर्ड के बाद अबाउट का यूज बिल्कुल गलत है। आपको डिस्कस वर्ड के साथ अबाउट वर्ड का यूज नहीं करना है, जस्ट डायरेक्टली यूज द ऑब्जेक्ट एवरीवन। So what do you say here? Let's discuss the matter. यानी चलो इस मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं, बात करते हैं। तो आप कह रहे हो let's discuss the matter. Next देखो, don't say discuss about, just use the topic. Correct? Okay? नेक्स्ट देखते हैं, चिल्ड्रन शुड ओबे टू देयर पेरेंट्स। बच्चों को उनके माता पिता की बात माननी चाहिए। सो ओबे टू नहीं बोलेंगे, जस्ट डायरेक्टली से चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। अब यहां पर एक बात समझना, जो चिल्ड्रन वर्ड है ना, ये पहले से प्लूरल होता है भाई। तो ये नहीं कि तुम इसमें एस लगा दो, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता है। सिंगुलर है तो चाइल्ड बोलो, एक बच्चे की बात कर रहे हो तो आप उसको सिंगुलर चाइल्ड बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो आप वहां पर चिल्ड्रन वर्ड का यूज करिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ओबे के बाद भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी, डायरेक्टली अपना ऑब्जेक्ट लगाओ। शी अटेंडेड टू द सेमिनार येस्टरडे। अगेन अटेंड वर्ड के बाद भी आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। शी अटेंडेड द क्लास येस्टरडे, शी अटेंडेड द सेशन येस्टरडे, शी अटेंडेड द सेमिनार येस्टरडे, शी अटेंडेड द पेरेंट टीचर मीटिंग येस्टरडे एटसेट्रा। सो अटेंडेड के बाद भी यू डोंट रियली नीड अ प्रेपोजिशन, आप उसके बिना ऑब्जेक्ट डायरेक्टली लगा सकते हैं। ही आंसर्ड टू ऑल द क्वेश्चंस डायरेक्टली। देखो यहां पर अगर तुम किसी चीज की बात कर रहे हो कि उसने क्वेश्चंस को आंसर किया, उसने सवाल को आंसर किया, सॉरी उसने डाउट्स को आंसर किया, उसने लोगों को ऐसा एक्यूजेशंस को आंसर किया, आरोप को आंसर किया, तो उस जगह पर आप टू नहीं लगाओ, ठीक है। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ही आंसर्ड ऑल द डाउट्स, ही आंसर्ड ऑल द एक्यूजेशंस एटसेट्रा। लेकिन अगर तुम वहां पर बात कर रहे हो कि जैसे तुमको किसी पर्सन के बारे में बात करनी है, सो इज दिस योर आंसर टू योर मॉम, ये क्या ये तुम्हारा जवाब है तुम्हारी मॉम के लिए? तो के लिए के सेंस में अगर कोई वाक्य बना रहे हो तो वहां तुम टू लिखो, ठीक है। लेकिन चिट्ठी का आंसर दे दिया तो तब मत लिखो आई आंसर्ड हर लेटर, आई आंसर्ड हर कॉल, आई आंसर्ड हर टेक्स्ट। लेकिन के लिए, कि जैसे उसने उसकी माता जी के लिए एक जवाब दिया, ही आंसर्ड हिज मदर, डायरेक्टली लिख रहे हो आप, लेकिन दिस इज हिज आंसर फॉर हिज मदर, टू हिज मदर,
कॉन्टेक्स्ट समझना गाइस। आप किस चीज को आंसर कर रहे हो वहां पर मत लगाओ प्रेपोजिशन, बट अगर आप किसी के लिए कोई आंसर दे रहे हो तो वहां पर अगर कभी टू फॉर दिख जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। गाइज लाइक और सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग रेगुलर बेसिस पर वीडियोस और क्लासेस को फॉलो किया करो। हमने ये 7 डेज की ग्रामर सीरीज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। ट्रस्ट मी, you will start making your own sentences and speaking in English on your own via this channel without any batches, nothing। ठीक है, आप सीधा बस डायरेक्ट YouTube से पूरा पूरा लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। ओके अब ये देख लिया आपने, तो लास्ट में आपको बस एक दो चीजें मैं और दिखाती हूँ। जैसे शी वॉज अकम्पनीड विद हर मैनेजर टू द क्लाइंट मीटिंग। यहां पर बताइए व्हाट इज द एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या एरर लग रहा है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड कृष्णशीष, परफेक्ट आंसर। अकम्पनीड के बाद विद नहीं आता, अकम्पनीड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ये भी कहना गलत है। दिव्यांशु टू नहीं लगता है, अकम्पनीड के बाद हम लोग बाय लगाते हैं। शी वॉज अकम्पनीड बाय हर मैनेजर टू द क्लाइंट मीटिंग। वेरी गुड जॉब, यस एब्सोल्युटली करेक्ट रुद्र एंड कृष्णशीष। नेक्स्ट, यू कैन ऑलवेज डिपेंड ओवर गुड फ्रेंड्स इन टफ टाइम्स। आप हमेशा अच्छे मित्रों के ऊपर बुरे वक्त पे भरोसा कर सकते हैं। डिड आई रियली से दैट? आप अच्छे दोस्तों पर बुरे वक्त में भरोसा कर सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना है डिपेंड ओवर लिखा हुआ है दोस्त, कोई पॉइंट ही नहीं है इस बात का, डिपेंड ऑन होता है। डिपेंड के बाद बहुत सारे लोग कूद के अपॉन लगाने चले जाते हैं, ऑनेस्टली दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। ऑन और अपॉन का बहुत बारीक सा फर्क होता है, विच वी हैव लर्न्ड मेनी टाइम्स। तो आप कोशिश करिए सीधे ऑन लगाइए। नाउ ही अपोलोजाइज्ड फ्रॉम द मिस्टेक ही मेड इन द रिपोर्ट। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? Is there any error in the sentence? Yes, very good. Bharti, Divyanshu, Rudra, Shashank. Well done. He apologized from वाला बताओ जल्दी से। Perfect. The problem is in the word from. He apologized फ्रॉम द मिस्टेक नहीं, उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। सो यूज द वर्ड फॉर। ही अपोलोजाइज्ड फॉर द मिस्टेक। अच्छा, अगर ये कहना है कि उसने अपने पेरेंट से माफी मांगी, यानी किसी इंसान से माफी मांगी, तो से के लिए यूज द वर्ड टू। ठीक है, उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी, ही अपोलोजाइज्ड टू हिज फ्रेंड्स, लेकिन के लिए, उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी, देन यूज द वर्ड फॉर। नेक्स्ट देखते हैं, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू माई सिस्टर। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? जल्दी से टेल मी व्हाट्स द एरर इन दिस सेंटेंस एवरीवन। एरर बताओ, एरर। बहुत कम आंसर्स आए हैं इस बार, लोग कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन यहां पर देखिए कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। दिस इज अ नो एरर सेंटेंस। दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू माई सिस्टर। ये लैपटॉप मेरी बहन का है, तो बहन का है बिलोंग्स टू। ओनरशिप, पोजेशन दिखाने के लिए हम लोग बिलोंग्स के साथ टू यूज करते हैं। Many people suffer from anxiety without even realizing it. अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आप मुझे बताओ व्हाट्स द एरर इन दिस सेंटेंस, लेकिन यहां पर नहीं,
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, और जिनका भी करेक्ट आंसर होगा उनको परसों की क्लास में यानी मंडे की क्लास में स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। याद रखो कि ये सीरीज 7 डेज की थी और 7 क्लासेस इसकी पूरी आपको मिलेंगी। इसके पहले हमने इमोशंस के ऊपर 7 क्लासेस की थी, तो आप वो भी देख सकते हो इसी चैनल पर। साथ ही साथ हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस भी अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, तो वीडियो सेक्शन में इंपॉर्टेंट कंटेंट को जरूर देखो, शॉर्ट्स को भी चेकआउट करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइज, वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट, वी आर वेरी फ्यू पीपल अवे फ्रॉम 400,000, राइट।